Assalamu alaikum to everyone. Guys, welcome back to my YouTube channel Untold Need Guidance. जीओसी के इस लेक्चर नंबर सेकंड में आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसी के साथ जो है हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी और उसके बाद देखेंगे फर्दर हम कौन सा टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे लास्ट लेक्चर की यानी जीओसी का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने जो है ना टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में बात की थी और वहाँ पे हमने देखा था, वहाँ पे हमने ये चीज़ देखा था कि हाउ कैन वी कैलकुलेट how can we calculate the number of sigma bonds and the pi bonds in a given organic compound। उसके बाद हमने देखा था वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को भी किस तरह से देख सकते हैं और जियोमेट्री को भी। देन आफ्टर दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सनस कैरेक्टर एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी हमने वहाँ पे देखा था। और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ पे या बॉन्ड लेंथ पे कौन सा असर मतलब पड़ता है। ठीक है, और इन द एंड वहाँ पे हमने देखा था कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एंड वाई देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और उसके बाद हमने देखा था कि मतलब ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं ना, उनमें मोस्ट रिएक्टिव सेंटर्स कौन होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के पहले। इसमें हमने देखना है मेनली कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर उसके बाद कंडेंस्ड, देन आफ्टर दैट बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, सो गेट योर एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, it is the structural representation of organic compounds. So here we go. स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन सेवरल वेज, यानी देयर आर डिफरेंट वेज के जिनके जरिए से ना हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है ना स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पहला है लिविस और डॉट स्ट्रक्चर। लिविस स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर, लिविस स्ट्रक्चर या जो डॉट स्ट्रक्चर जो है ना, इसको हमने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सपोज अगर आपके पास कोई भी एटम होगा इन नॉन बॉन्डेड स्टेट, नॉन बॉन्डेड स्टेट मतलब फ्री स्टेट, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा। ठीक है, किसी मतलब दूसरे मतलब एटम के साथ वो कंबाइन नहीं होगा, यानी मतलब मॉलिक्यूलर शेप में नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है लिव्स डॉट स्ट्रक्चर में, उसमें जो है ना हम डॉट्स के जरिए जो है ना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, लेट सपोज ऑक्सीजन, चलो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, तो ऑक्सीजन जो है ना एज यू नो कि इट हैज़ गॉट 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 6 डॉट जो है ना 6 डॉट्स यहाँ पे पुट करते हैं। दीज डॉट्स रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन एंड देयर आर 6 डॉट मीन्स देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर बॉन्ड स्टेट होते हैं ना, वहाँ पे भी हम देखते हैं और लेकिन वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है ना इट इज़ द डैश स्ट्रक्चर, उसके बाद एक कंडेंसर स्ट्रक्चर, देन आफ्टर दैट इट इज़ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि the list structures however can be simplified by representing the two electron covalent bond by dash। देखो, असल में जब भी हम एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूँगा। जब भी हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा किसकी, सपोज देयर इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड मतलब ये डैश, इट इज जस्ट लाइक ए डैश, ये हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। असल में ये जो डैश जो है ना, दिस डैश, जब देखो, जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, इट मीन्स कि देयर इज वन इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है बिटवीन द मतलब टू एटम्स बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग, या वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वली शेयर बिटवीन द टू एटम्स। ओके, तो दिस वाज अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का मतलब यह है कि व्हेन देयर इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इट मीन्स देयर इज व्हाट, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है बिटवीन द टू एटम्स। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इट मीन्स कि देयर आर टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि शेयर हुए। अगर कार्बन कार्बन यानी जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा, इट मीन्स देयर आर थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि शेयर हुए हैं बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, तो असल में डैश क्या होता है, डैश डैश रिप्रेजेंट्स मत डैश रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, इट इज़ मतलब इट इज़ बीइंग शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स जब सिंगल डैश होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट डैश रिप्रेजेंट्स योर बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, टू इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बाय डैश। सो डैश का मतलब ये है टू इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी वन पेयर हैज बीन शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स व्हेन देयर इज अ सिंगल डैश। ठीक है, उसके बाद सच स्ट्रक्चरल फार्मूला फोकसेस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। सच स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी यहाँ पे ये क्या कह रहा है, सच स्ट्रक्चरल फार्मूला फोकसेस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ एग्जैक्टली, सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, या सपोज मैं एग्जांपल लूँ, लेट अस सपोज इट इज़, चलो वाटर के एग्जांपल लूँगा, इट्स ओ, इट्स एच, इट्स एच,
यहाँ पे इसका अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि नॉन बॉन्डेड है। तो ये जो डैश है ना, डैश, आप देखो एक है डैश दिस बॉन्ड, और यहाँ पे ये है नॉन बॉन्डेड पेयर्स। ये जो डैश जो है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स दैट ये वो इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए हम इनको कहते हैं बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि ए सिंगल डैश रिप्रेजेंट्स सिंगल बॉन्ड। ये भी मैंने आपको अभी बोला, जब सिंगल डैश होगा तो सिंगल बॉन्ड, दो डैश मतलब डबल बॉन्ड, तीन डैश मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन हेटेरो एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एटसेट्रा मे और मे नॉट बी शोन। यानी चूंकि ये जो आपके पास ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर, मतलब इनके पास जो है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इनमें जो है ना, जिस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना, इसने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह रहे हैं? दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मे बी लोन पेयर मे और मे नॉट बी शोन। अच्छा, लेकिन किस में दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें जो है ना, लोन पेयर को हम शो भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दस ईथेन, ईथीन, इथाइन एंड मिथेनॉल सॉरी कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो असल में क्या है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ना, हम इनमें जो है ना, हर एक बॉन्ड को दिखाते हैं, हर एक बॉन्ड को, मतलब हर एक बॉन्ड को शो करते हैं, हर एक बॉन्ड को, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, ईथेन, ईथेन, यहाँ पे इसने हर एक बॉन्ड को दिखाया, वेदर इट इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और वेदर इट इज कार्बन 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 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ईथेन, इट्स ईथीन, इट्स मिथेनॉल, मिथेनॉल इज अल्कोहल, ठीक है। जब OH ग्रुप आपको जुड़ा होगा, दिस इज मिथेनॉल, ठीक है। या इस तरह से भी, हाँ एग्जैक्टली, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, ठीक है। दिस इज इथाइन। सिंगल डैश मीनस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एट डबल डैश मीनस डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसने लिखा है। डबल डैश इज यूज फॉर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल डैश इज यूज फॉर ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल डैश, ठीक है। तो डैश मतलब बॉन्ड, सिंपल। अच्छा, उसके बाद दीज स्ट्रक्चरल फार्मूलाज कैन बी फर्दर एब्रिविएटेड, यानी इनको फर्दर हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाय ओमिटिंग सम और ऑल ऑफ द डैशेस। यानी बहुत सारे बॉन्ड जो है ना, डैश का मतलब बॉन्ड, बहुत सारे बॉन्ड्स को हम, मतलब हमारे पास और एक ऐसी फार्मूला है जिसमें जो है ना, हम हर एक बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। हर एक बॉन्ड्स को जो है ना, मतलब नहीं दिखाते हैं, यानी कुछ बॉन्ड्स को ओमिट करते हैं, कुछ बॉन्ड्स को नहीं दिखाते हैं। अच्छा, एंड बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच टू एन एटम बाय सबस्क्रिप्ट। या हम ये काम करते हैं, मतलब दो चीज़ें होती है। एक देखो, ये जो कंडेंसड स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ना, इसमें क्या होता है, पहले हमने देखा कंप्लीट स्ट्रक्चरल में हम हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक बॉन्ड को दिखाते हैं। लेकिन याद रखना, ये जो कंडेंसड स्ट्रक्चरल फार्मूला होती है, इसमें हम हर एक बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, हर एक डैश को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो उस कंपाउंड में आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं ना, उनको हम उस, मतलब उन सारे ग्रुप्स को हम एक साथ नहीं दिखाते, बल्कि हम कोई सबस्क्रिप्ट, कोई नंबर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, सपोज अगर कहीं पे CH2 मतलब बहुत बार होगा, तो हम वहाँ पे जितनी बार ये CH2 ग्रुप होगा, वहाँ पे हम उसको ब्रैकेट में लिख के जो है ना, नीचे सबस्क्रिप्ट लिख लेते हैं ये कितनी बार है, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन आती है, मतलब किन में, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज में। और उसके बाद जो है ना, देखें, मतलब हम उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू कंडेंसड फार्मूला, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे, सपोज ये है ईथेन, दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर, हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर आप इसकी कंडेंसड फार्मूला देखोगे, कंडेंसड स्ट्रक्चरल फार्मूला, दैट इज लाइक दिस, ईथेन की कंडेंसड स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? लाइक दिस। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट इज CH3, हालांकि ऊपर क्या है, ऊपर जो है ना, हर एक बॉन्ड को दिखाया गया है, CH से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, CH का कोई बॉन्ड नहीं दिखाया गया है, और आपने एज्यूम करना है कि यहाँ पे CH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं कंडेंसड फार्मूला, बिकॉज आपने कुछ बॉन्ड्स को, कुछ डैशेस को जो है ना, ओमिट किया है यहाँ पे, ठीक है। ऑल ऑफ द डैशेस और फ्यू डैशेस, मतलब फ्यू बॉन्ड्स को आपने ओमिट किया है, ठीक है। इसी तरीके से ईथीन, इथाइन एंड मिथेनॉल, ठीक है। आप बिल्कुल देखोगे ना, दीज आर कंडेंसड फार्मूलाज। उसके बाद जो है ना, जो कि मैंने बोला कि जब जो आइडेंटिकल ग्रुप होता है ना, उसको हम जो है ना, सबस्क्रिप्ट यूज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल NCERT ने मेंशन की है। सिमिलरली CH3, CH2, 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज ऑक्टेन, और ये आपका अल्केन है, बिकॉज यहाँ पे हर एक जगह सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। दिस इज ऑक्टेन। तो अगर आप देखोगे, सपोज दिस इज CH3 और टर्मिनल क्या है, CH3, लेकिन बीच में जितने भी CH2 है ना, 1 2 3 4 5 6, सो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, इट इज CH2 6 टाइम्स, यहाँ से CH3 और यहाँ से भी क्या है, CH
3 बिल्कुल इसने एनसीईआरटी ने यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स CH2 6 टाइम्स, ठीक है। तो हम इनको जो है ना फर्दर कंडेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट व्हाट कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हर में हम हर एक बॉन्ड को दिखाते हैं, हर एक एटम मतलब जितनी बार वो होगा चाहे वो सिमिलर होगा, हाँ ऑब्वियसली सिमिलर की बात करते हैं, जितनी बार वो होगा जितनी बार वो ग्रुप होगा हम हर एक को दिखाते हैं। लेकिन जब कंडेंसर की बात करते हैं वहाँ पे हर एक बॉन्ड को नहीं दिखाते, और जितने भी आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं ना उनको हम एक ही मतलब बार विथ अलॉन्ग विद द सबस्क्रिप्ट लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम कंडेंसर फार्मूला को कंडेंस कर सकते हैं, फर्दर कंडेंस फार्मूला को फिर मतलब बिल्कुल सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्स यूज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर बाय विच ओनली लाइन्स आर यूज्ड। सिर्फ लाइन इज यूज होती है। देखो अगर आप देखोगे सपोज यहाँ पे देखो ओनली लाइन्स आर यूज्ड इन दिस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ organic compounds. Carbon and hydrogen atoms are not shown, and the lines representing carbon carbon bonds are drawn in zigzag fashion. The only atoms specifically written are oxygen, chlorine, nitrogen. The terminals denote methyl groups unless indicated otherwise by functional group, while the lines junction denote carbon atoms. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा bond to appropriate number of hydrogen atoms required to satisfy the valence of some of the examples. देखो क्या होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला में, होता क्या है, हम लाइन इसको यूज करते हैं, हम लाइन इसको यूज करते हैं। देखो दिस वाज व्हाट, दिस वाज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। हर एक बॉन्ड को, हर एक बॉन्ड को और हर एक एटम को हम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। हर एक बॉन्ड को और हर एक एटम को शो करते हैं कि जितनी बार वो होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। हमने सेपरेटली हर एक को दिखाया, हर एक बॉन्ड को दिखाया, और उसके बाद जो आइडेंटिकल ग्रुप से आइडेंटिकल एटम्स होते हैं ना उनको भी हमने दिखाया, ठीक है। हर एक बॉन्ड को, हर एक एटम को या हर एक ग्रुप को। उसके बाद चलते हैं कहाँ की तरफ, कंडेंसेट की तरफ। हमने हर एक बॉन्ड को नहीं दिखाया, हमने हर एक यहाँ पे सिर्फ मतलब अगर आप देखोगे ओनली सी डबल बॉन्ड सी इज देयर, सी सिंगल बॉन्ड सी इज देयर, सिर्फ हमने यहाँ से जो है ना सी सिंगल बॉन्ड सी को दिखाया। ये सी एच बॉन्ड हमने हर एक को ओमिट किया, हमने जो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में नहीं दिखाया। दूसरा पॉइंट, चूंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स थे तो हम जो है ना CH3 लिख सकते हैं आसानी के साथ। H3 मीन्स देयर आर 3 हाइड्रोजन। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे H2, ठीक है, आसानी के साथ यहाँ पे CH3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो CH के 3 बॉन्ड्स दिखाए गए हैं लाइक दिस, ना तो CH के 3 बॉन्ड्स दिखाए गए हैं, और ना ही 3 सेपरेटली दिखाए गए हैं CH, बल्कि सबस्क्रिप्ट के साथ CH3 दिखाया गया है, ठीक है। दिस वाज अबाउट द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसके बाद जो है ना हम इसको भी जो है ना कंडेंस्ड का मतलब फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला को बाय रिप्रेजेंटिंग द लाइंस, ठीक है, बाय रिप्रेजेंटिंग व्हाट लाइन, और उस फार्मूला कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या होता है, उसमें जो है पहली बात, उसमें हम देखो यहाँ पे हमने एटम्स को दिखाया, सिर्फ एटम्स को दिखाया, आप देख रहे हो ना, सिर्फ एटम्स को, बॉन्ड को कहीं पे नहीं दिखाया। यहाँ पे हमने बॉन्ड को भी दिखाया और हर एक एटम को भी दिखाया। लेकिन याद रखना मेरी बात, जब हम बात करते हैं ना बॉन्ड लाइन फार्मूला की, वहाँ पे हम एटम्स को भी नहीं दिखाते, बल्कि हम सिर्फ लाइन्स को दिखाते हैं, एंड दोज लाइन्स रिप्रेजेंट बॉन्ड्स, दोज लाइन्स रिप्रेजेंट्स बॉन्ड्स। ना तो हम कार्बन को दिखाते हैं, ना तो हम हाइड्रोजन को दिखाते हैं। हाँ, अगर कोई अदर एटम होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, उनको हम दिखाते हैं, ठीक है। सपोज ऑक्सीजन के साथ लिंकेज होगी, C डबल बॉन्ड हो, वहाँ पे हम उसको दिखाएंगे, ठीक है। कहीं पे OH होगा, उसको हम दिखाएंगे। कोई सबस्टेट ब्रोमीन या हेलोजन होगा या नाइट्रो ग्रुप, कोई भी ग्रुप होगा, उनको हम दिखाते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाते, पहली बात। हम एटम्स को नहीं दिखाते, ना तो कार्बन को ना तो हाइड्रोजन को। उसके बाद दूसरी बात, उसमें जो कोई भी टर्मिनल यानी कोई भी बैंड होगा, कोई भी एंड होगा, यानी कोई भी बैंड कोई भी एंड जो है ना, दैट रिप्रेजेंट्स द कार्बन एटम। कोई भी बैंड कोई भी एंड, और टर्मिनल पॉइंट अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो टर्मिनल ग्रुप जो है ना वो मिथाइल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, टर्मिनल कार्बन इज दिस एंड टर्मिनल कार्बन इज दिस एंड दिस इज CH3, दिस इज टर्मिनल, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे जो है ना वो लाइन्स असल में बॉन्ड्स रिप्रेजेंट करती है, और वहाँ पे जो जिगजैग फैशन में हम उसको लिख लेते हैं ना, वो बैंड्स जो है ना, वो बैंड्स वो जंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे इसने मेंशन किया है वो जंक्शन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट कार्बन एटम्स, या हम कह सकते हैं वो जो बैंड्स होते हैं ना और वो जो एंड्स होते हैं वहाँ पे, वो रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे आसानी के साथ, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है, इस तरह से इसने दिया है, इट इज़ कंडेंस्ड फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे इसने बॉन्ड्स को नहीं दिखाया बल्कि एटम्स को दिखाया, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना स्ट्रेट चेन में, दिस इज ब्रांच, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8 जो है ना स्ट्रेट चेन में अगर आप देखोगे ना, इस पेरेंट चेन में देयर आर 8 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो आपने जो है ना इस तरह से जिगजैग फैशन में लाइंस बनानी है ताकि वहाँ पे 8 कार्बन एटम्स आ जाएं, ठीक है, 8 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इट्स 1 2 3 4 5 6 7
8, ठीक है। तो 8 के लिए आपने 7 लाइन इसको ड्रा करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन जो है ना फॉर 8 कार्बन एटम्स, ठीक है। उसके बाद जो है ना इट्स 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। उसको जो है ना यहाँ पे अगर आप देखोगे ना फर्दर इससे इसको जो है ना बॉन्ड लाइन शेप, बॉन्ड लाइन फॉर्म में लिखा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई कार्बन एटम नहीं है, कोई हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कार्बन एटम्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कार्बन नंबर 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, दिस इज योर मिथाइल, ठीक है। तो जो कोई भी टर्मिनल ग्रुप होगा, टर्मिनल यानी उसके बाद कोई फर्दर कार्बन नहीं होगा, तो टर्मिनल हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, मिथाइल। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो यहाँ पे क्या है, टर्मिनल रिप्रेजेंट मिथाइल ग्रुप, ठीक है। दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ना हम मतलब आगे जब रिएक्शंस पढ़ लेंगे वहाँ पे हम यही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन की बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इट इज़ 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 पे क्या है, इट इज़ ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो उसके बाद है यहाँ पे इसने इस तरह से दिखाया है, ठीक है, अलॉन्ग विद द कार्बन एटम्स। उसके बाद है बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला बहुत सिंपलीफाइड है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, ठीक है। तो ना हम कार्बन को दिखाते हैं ना हाइड्रोजन को, लेकिन याद रखना मेरी बात, ये जो जंक्शंस होते हैं ना, ये जो जंक्शंस होते हैं, ठीक है, दीज जंक्शंस, दीज बैंड्स, मैं इसको कहता हूँ बैंड, ईच बैंड एंड ईच एंड रिप्रेजेंट्स कार्बन एटम, दीज आर बैंड्स एंड दीज आर एंड्स, दीज 3 आर एंड्स, ठीक है। तो टर्मिनल नंबर्स आर मिथाइल यूजुअली, लेकिन कार्बन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ईच बैंड, ईच जंक्शन रिप्रेजेंट कार्बन एंड ईच टर्मिनल पॉइंट एंड ईच एंड represents also carbon atoms, ठीक है। So this was about the formula of हाँ, this was about what, this was about the structural representation of organic compounds, ठीक है। उसके बाद जो है ना साइक्लिक, अभी हम जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वहाँ पे हम देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स किनको कहते हैं। साइक्लिक यूजुअली हम उनको कहते हैं जो कि चेन बनाते हैं, क्लोज्ड रिंग बनाते हैं, ठीक है। द बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज में बी गिवन एज दिस इज व्हाट, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना CH3 CH2 CH3, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपेन, प्रोप मतलब 3, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं, दिस इज प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन बिलोंग्स टू व्हाट, प्रोपेन बिलोंग्स टू अल्केन्स, प्रोपेन बिलोंग्स टू अल्केन्स। अब अगर यही प्रोपेन जो है ना साइक्लिक फॉर्म में होगा, सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर आर 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना दिस इज व्हाट, इसमें भी 3 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 1 2 3, और तीनों के तीनों यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड, तो अल्केन है बिकॉज सिंगल बॉन्ड है, 3 है तो प्रोपेन है। देखो सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा बिटवीन द कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये भी अल्केन, ये भी अल्केन, हो गया एक काम, ये भी अल्केन, ये भी अल्केन, ठीक है। बट अच्छा, दूसरी दूसरी बात, दिस इज प्रोपेन, दिस इज ऑल्सो प्रोपेन, बट फर्क ही है, दिस इज व्हाट, दिस इज साइक्लिक। तो यहाँ पे हम साइक्लिक साइक्लिक जो होते हैं ना, साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स, उनको हम नाम देते हैं साइक्लो अल्केन्स। सो अल्केन इज एल्फेटिक एंड योर CYCLO साइक्लो अल्केन इज द जनरल नेम फॉर साइक्लिक अल्केन्स, ठीक है, साइक्लो अल्केन। अब जो कोई भी अल्केन होगा वो उस वहाँ पे लिखना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे अल्केन आपका है प्रोपेन, यहाँ पे जो है ना इट इज़ ऑल्सो प्रोपेन बट इट इज़ साइक्लो प्रोपेन, सो साइक्लो अल्केन इज द जनरल नेम, ठीक है, साइक्लो अल्केन और साइक्लो प्रोपेन यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखोगे देयर आर 5 कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5, सो पेंटेन, लेकिन इट साइक्लिक, इट इज साइक्लो पेंटेन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स है, सॉरी हाँ 6 कार्बन एटम्स जो है ना, उसके बाद यहाँ पे Cl है, ठीक है, इट इज Cl। ये क्या कह रहा है, अच्छा क्लोरीन इज द सबस्टिट्यूट, सो इट इज क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, दिस इज व्हाट, दिस दिस साइक्लोहेक्सेन बिकॉज देयर आर 6 कार्बन एटम्स, 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्सेन, साइक्लो मतलब साइक्लिक, क्लोरो मतलब सबस्टिट्यूट, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे जो है ना कुछ एग्जांपल्स इसने मेंशन की है। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूलाज इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल का मतलब हर एक एटम को दिखाना है और हर एक बॉन्ड को दिखाना है। सो इट्स CH3 CH2 CO CH2 CH3। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना दिस वन, यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O, बाकी जितने भी कार्बन एटम्स होंगे ना उनको सिंगल बॉन्ड लगाना है और अपने हाइड्रोजन्स लगाने हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इट्स 1 2 3, तो कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे इट्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 सबस्क्रिप्ट क्या है 3। तो अगर आप देखोगे सपोज
इट मीन्स कि यहाँ पे जो है इट इज़ CH2 यानी CH2 3 टाइम्स, यानी इसका मतलब ये है कि CH के बाद यानी जब आप इन तीनों को लिखोगे उसके बाद आपने 3 CH2s लिखने हैं, ठीक है, बिकॉज 3 मतलब 3 टाइम्स CH2, ठीक है, CH2 3 टाइम्स यानी 3 CH2s आपने लिखने हैं, उसके बाद आपने फाइनल में CH3 लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसको एनसर्कल किया है, ये 3 C जो है ना, 3 C 1 2 3 यानी CH CH2 इसको अगर आप कंडेंसर में लिखोगे ना, सो इट बिकम्स CH2 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद ये बनेगा CH3, दिस इज CH, दिस इज CH3, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट ए कंडेंसन फार्मूला एंड ऑल्सो देयर बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो यहाँ पे हमने इनकी कंडेंसन फार्मूला लिखनी है। तो कंडेंसन फार्मूला में हम क्या करते हैं, कंडेंसन फार्मूला जो है ना, तो ऑब्वियसली सपोज यहाँ पे बॉन्ड इसने नहीं दिखा है, लेकिन हम फिर फर्दर इसको कंडेंस कर सकते हैं। क्यों कंडेंस कर सकते हैं? ड्यू टू द मतलब नंबर ऑफ व्हाट, बाय पुटिंग सबस्क्रिप्ट इन फ्रंट ऑफ व्हाट, या वहाँ पे जो सिमिलर एटम्स या सिमिलर ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सपोज इट इज़ OH, उसके बाद है CH2 CH2 CH2, उसके बाद है CH। तो यहाँ पे 3 CH2 है ना, तो हम लिख सकते हैं व्हाट, हम लिख सकते हैं OH CH2 CH2 3 टाइम्स, उसके बाद क्या है CH CH3, है ना, ये CH3 जो है ना यहाँ पे है, ठीक है, वही से दिया है। उसके बाद फिर से CH, फिर से CH3 और अपना CH3 वहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल इसने जो है ना यहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ इसको कंडेंस किया, CH2 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद और एक जो है दैट इज़ व्हाट, अच्छा बॉन्ड एंड फार्मूला। अब इसकी बॉन्ड एंड फार्मूला लिखने की, इसकी इसकी यानी इसी की बॉन्ड एंड फार्मूला। तो पहले आपने देखना है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द स्ट्रेट चेन। सो इट्स 1 2 3 4। ये वाला देखो, अगर आप देखोगे ना, ये CH3 ब्रैकेट में क्यों इसने लिया है, अगर आप खुद सोचोगे ना, वाई दिस मिथाइल, वाई दिस CH3 हैज़ बीन पुट इन द ब्रैकेट्स। असल में जो है ना ये मिथाइल ग्रुप है और इस कार्बन के साथ जुड़ा है, इस कार्बन के साथ ये जुड़ा है, ठीक है। बिकॉज अगर आप इस कार्बन को देखोगे ना, इस कार्बन को इसने यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से बना है इस कार्बन के साथ, और यहाँ से जो ना इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना है, ठीक है, इस कार्बन के साथ हो गए ना दो। उसके बाद और एक जो है ना बॉन्ड किसके साथ बना है, हाइड्रोजन के साथ, हो गए 3। और एक बॉन्ड अब किसके साथ बनाएगा, ये जो मिथाइल है ना, ये इसके साथ जुड़ा है यहाँ पे CH3, दैट्स व्हाई इट इज इन द ब्रैकेट्स। उसके बाद अगर आप यहाँ पे भी देखो ना, ये ना CH बिल्कुल इसी तरीके से CH CH3, यहाँ पे भी इस CH3 ने यानी ये CH3 यहाँ पे होगा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो अब आप बोलोगे कि सर हमको किस तरह से पता चलेगा कि ये CH3 वहाँ पे एज अ मिथाइल ग्रुप है, एज अ मिथाइल ग्रुप है। तो पहली बात जो है, बीच में आपको जो है ना, बीच में जब भी आपको CH3 होगा, आपको हमेशा लेना है कि यार ये वहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा, बिकॉज बीच में कभी CH3 नहीं होगा, बीच में हमेशा CH2 होगा। अगर वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, सपोज दिस 1 2 3 4 5 6, देयर आर ओनली 6 कार्बन एटम्स इन द स्ट्रेट चेन, इन द पेरेंट चेन, ठीक है, ओनली 6। दिस CH3 सबस्टिट्यूट, दिस CH3 सबस्टिट्यूट, यानी ये ब्रांच एक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना स्ट्रेट चेन में या पेरेंट चेन में, जब भी कोई कार्बन होगा ना, अगर बीच में होगा तो वहाँ पे जो है ना कम से कम CH2 होना चाहिए, या उसके बाद अगर डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे CH होगा, या कोई और ग्रुप होगा तो C ही होगा, ठीक है। तो बीच में कभी CH3 नहीं आएगा, टर्मिनल पे हमेशा CH3 आएगा, बीच में कभी CH3 नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, अगर बीच में कभी भी आप CH3 देखोगे तो याद रखना दैट इज नॉट दैट कार्बन इज नॉट द पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन, बट दैट इज द सबस्टिट्यूट, दैट फॉर्म्स व्हाट, दैट फॉर्म्स ब्रांच देयर, ठीक है, वहाँ पे वो एक्ट करेगा एज ब्रांच। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इट्स सपोज 1 2 3 4 5 6, सो देयर आर 6 कार्बन इन द स्ट्रेट चेन। तो मैं वहाँ मैं क्या बनाऊंगा, मैं बना लूँगा 6 कार्बन एटम, सपोज 6, एक सेकेंड। सो इट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो याद रखना 4 पे क्या है, मिथाइल है, और 5 पे क्या है, मिथाइल। सो इट्स 4 5 मिथाइल, 4 पे भी मिथाइल, 5 पे भी मिथाइल, और 1 पे क्या है, OH। तो अगर आप NCERT को यहाँ पे देखोगे, पहले मुझे बनाने कितने कार्बन एटम्स, 6, ठीक है। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, और याद रखना दिस इज़ 4, दिस इज़ 5, 4 पे एक मिथाइल, 5 पे दूसरा मिथाइल, ठीक है, दिस इज़ अनदर मिथाइल। और याद रखना मेरी बात, ये जो पहला कार्बन है ना, पहला कार्बन इसके साथ क्या जुड़ा है, OH ग्रुप, बस मसला खत्म, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए स्ट्रेट चेन में, और उसके बाद 2 मिथाइल एट 4 एंड 5 पोजीशन हो गए ना ये। अच्छा उसके बाद क्या है, कंडेंसर फार्मूला। अच्छा उसके बाद उसने दिया है वहाँ पे बी पार्ट, ये वाला, हमने इसकी कंडेंसर फार्मूलाज को लिखना है, उसके बाद बॉन्ड एंड फार्मूला। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम जो है ना कंडेंसर फार्मूला में मतलब यूजुअली जो है ना हर एक बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, और सिमिलर ग्रुप्स को जो है ना सबस्क्रिप्ट के साथ यूज़ करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ CH, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इट इज़ लाइक दिस,
इसने वहाँ से दिया है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख लूँगा, इट इज़ CH। उसके बाद अगर आप देखोगे इट इज़ OH। चलो OH को मैं कहाँ पे लिख लूँ, चलो ठीक है यहाँ पे लिख लेता हूँ, इट्स OH। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, इस कार्बन के साथ यहाँ से भी CN है और यहाँ से भी CN है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CN और ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट के साथ 2, यानी इट्स 2 टाइम्स, ठीक है। सो दिस इज द कंडेंसर फार्मूला। अब इसकी बॉन्ड एंड फार्मूला हमने लिखनी है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, देर इज ओनली वन कार्बन एटम। सो अगर आप देखोगे दिस डॉट, ये एक कार्बन एटम, ठीक है, ये क्या है, ये एक कार्बन एटम है, लेकिन इसके साथ जुड़ा है OH। सो यहाँ पे सपोज अगर मैं OH लगा लूँ, दिस इज कार्बन, दिस इज दिस कार्बन, इसके साथ OH और इसके साथ 2 CN ग्रुप्स, तो एक को लगा लो यहाँ से CN और एक को लगा लो यहाँ से CN, हो गया। दिस इज व्हाट बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, दिस इज CN, दिस इज CN, दिस इज यहाँ पे OH, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब आप बोलोगे सर यहाँ पे शायद OH, नहीं नहीं नहीं, दिस इज द बॉन्ड ऑफ व्हाट, दिस बॉन्ड इज COH बॉन्ड, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि यहाँ पे कार्बन है और उसके बाद OH, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। इट इज़ व्हाट, इट इज़ C, दिस बॉन्ड, मैंने आपको बोला एवरी बैंड, एवरी एंड रिप्रेजेंट्स कार्बन, बट दिस एंड इज नॉट द कार्बन, यहाँ पे इट्स OH, इट इज़ लाइक दिस COH और यहाँ पे डॉट, दिस C, दिस इज OH, ठीक है। ये बॉन्ड जो है ना, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद जो है ये वाले एग्जांपल 12.6 जो है ना, इट सेज दैट एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंड फार्मूला टू शो ऑल द एटम्स इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। आपने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला को लिखना है, हर एक एटम को दिखाना है और हर एक बॉन्ड को दिखाना है, ठीक है। तो इनको आप खुद भी कर सकते हो आसानी के साथ। मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे, अब इसमें जो है ना क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, लेकिन दिस वाज मतलब दिस इज लेक्ट एज बेस फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स, ठीक है। क्योंकि अभी जो है ना आगे हम नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लेंगे, वहाँ पे यूजुअली जो है ना मैं बॉन्ड एंड फार्मूला को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंड फार्मूला का अच्छे से ध्यान रखना और दिमाग में रखना। उसके बाद है 3 डायमेंशनल, हाँ 3 डायमेंशनल व्हाट, ये आपको जो है ना आइसोमेरिज्म में काम आएगा जब आप इंशाल्लाह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे ना वहाँ पे, आई थिंक इन ग्रेड 12 वहाँ पे, तो वहाँ पे ये काम आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इट इज़ द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट, हम किस तरह से 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे इन 2D, मतलब 2D में, यानी 3D डायग्राम को, कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा उसको हम किस तरह से 2D प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए जो है ना कुछ पॉइंट्स आपने याद रखना है, ठीक है। द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द पेपर, क्योंकि आपके पास जो पेपर होता है ना, इट इज़ ओनली 2D प्लेन, ठीक है। XY प्लेन या XZ प्लेन, इट इज़ 2D प्लेन, ठीक है। तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय सर्टन कन्वेंशंस, फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होती है, दैट्स कॉल्ड वेज फार्मूला, ठीक है। वेज फार्मूलाज जो है ना हम यूज़ करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द 3D डायग्राम्स ऑन प्लेन शीट ऑफ पेपर और 2D प्लेन, ठीक है। बाय रिप्रेजेंटिंग 3D स्ट्रक्चर्स ऑन प्लेन, ऑन ए 2D प्लेन और शीट ऑफ पेपर, क्योंकि पेपर होता है 2D प्लेन, ठीक है। अच्छा, तो हम यूज़ करते हैं वेज फार्मूला। तो वेज फार्मूला में क्या होता है, दिस इज़ वेज, ठीक है, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक व्हाट आई कैन से दैट कि इट इज़ जस्ट लाइक ए ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे जो ना ये वाला कॉर्नर ये बहुत ज़्यादा इसको जो है ना एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज सिंपली वेज, लाइक दिस इज द वेज, दिस इज वेज, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप, दिस इज वेज, ठीक है। अब दो तरह के वेज होते हैं, एक होता है सॉलिड वेज और दूसरा होता है व्हाट, डैशड वेज, ठीक है। डैशड इज लाइक दिस, छोटे छोटे डैशेस, ठीक है, दिस इज डैशड वेज, ठीक है, लाइक दिस इज डैशड वेज, दिस इज सॉलिड वेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि द 3D इमेज, हाँ, बाय यूजिंग सॉलिड, दिस इज सॉलिड वेज एंड दिस इज डैशड वेज। यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज डैशड वेज, द 3D इमेज ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए 2 डायमेंशनल पिक्चर कैन बी परसीव्ड बाय यूजिंग व्हाट, वेज फार्मूला। तो हम किस तरह से 3D इमेज को परसीव कर सकते हैं ऑन 2 डायमेंशनल, ऑन 2 डायमेंशनल प्लेन पे, ठीक है। तो बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग वेज फार्मूला, द 3D इमेज ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम 2 डायमेंशनल पिक्चर कैन बी परसीव्ड, यानी 3D इमेज जो है ना हम उसको परसीव कर सकते हैं फ्रॉम 2D पिक्चर बाय यूजिंग वेज फार्मूला। इन दिस फार्मूलाज द सॉलिड वेज, अब सॉलिड वेज है और एक है डैशड वेज। असल में ये जो वेज होते हैं ना, ये बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट दे रिप्रेजेंट बॉन्ड्स। सॉलिड वेज क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है उस बॉन्ड को जो कि अबव द प्लेन होता है या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है, अबव द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन, अबव द प्लेन। और सपोज अगर मैं यहाँ पे लूँ इसको प्लेन शीट ऑफ पेपर, ठीक है, अगर मैं इसको प्लेन मानूँ, इस वाले पेज को इसको प्लेन मानूँ, ठीक है, तो सपोज मेरे पास सपोज कंपाउंड एक है मीथेन है, इट्स CH4 सपोज, मीथेन सपोज। तो हाँ, इसने यहाँ पे मेंशन किया है ना नीचे, तो अभी मैं वही डायग्राम आपके सामने रखूँगा। तो फिलहाल आपने याद रखना कि ये जो सॉलिड वेज होता है ना, ये वो बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे क्या होता है कि मतलब
इट इंडिकेट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी इट्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहा होगा, जो यहाँ पे सपोज इट्स मतलब इस टाइम मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ और आप अपनी पेज बुक की तरफ नोटबुक की तरफ देख रहे होंगे, सो यू आर द ऑब्जर्वर। तो आपने जब भी आप डैश आप जब भी आप जो है ना, एक सेकेंड, तो जब भी आप वहाँ पे जो है ना सॉलिड वेज बनाओगे ना, दैट मीन्स कि वो बॉन्ड जो है ना दैट इज आउट ऑफ द प्लेन, प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है। उसके बाद है डैशड वेज। डैशड वेज जो है ना, डैशड वेज, ये इसका उल्टा है, ये भी रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड को, बट इट इज़ अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी वी कैन से दैट कि इट इज़ बिलो द प्लेन और इट इज़ बिलो द प्लेन और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। देखो एनसीईआरटी यहाँ पे मेंशन कर रही है ए बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। उसके बाद डैशड वेज इज यूज्ड डिपिक्ट द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन, ये भी बोल रहा है कि इट इज़ प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन, यहाँ पे भी बोल रहा है प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है कि शायद ये दोनों जो है ना प्रोजेक्ट आउट कर रहे हैं टुवर्ड्स मतलब इन ए सेम डायरेक्शन, बट प्रोजेक्ट आउट का मतलब दोनों पेज से बाहर होते हैं, ठीक है, दोनों प्लेन से बाहर होते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज द प्लेन ऑफ पेपर, तो अगर आप बात करेंगे ना सॉलिड वेज की, वो भी क्या होगा, सपोज दिस इज द सॉलिड वेज, सपोज दिस पेन, तो सॉलिड वेज जो है ना ये बॉन्ड प्लेन से बाहर है। देखो दिस इज ऑन द प्लेन, ये प्लेन पे है, मतलब दिस पेन इज ऑन द प्लेन, ठीक है। ये बॉन्ड्स क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज दिस सी एच बॉन्ड, दिस सी एच बॉन्ड, ये जो नॉर्मल बॉन्ड जो है ना, दीज बॉन्ड्स आर इन द प्लेन, सो दिस पेन इज इन द प्लेन और वी कैन से ऑन द प्लेन, ठीक है। तो क्या है कि अगर मैं इस बॉन्ड को इस तरह से लूँ, ठीक है, प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन बट टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सॉलिड वेज। अब यही पेज अगर जो है सपोज ये वाला पेज जो है, तो अगर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, सपोज अब मैं इस तरह से, सपोज अब मैं पेज को इस तरह से ले रहा हूँ, सपोज इस तरह से ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है ना, दिस वाला पोर्शन, दिस इज व्हाट वी कॉल दिस अबो द प्लेन, दिस अबो द प्लेन यानी टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड दिस वन इज बिलो यानी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा ना सपोज वो नीचे होगा ना बिल्कुल इस तरीके से, सो वो भी क्या होगा, प्रोजेक्टिंग आउट। असल में क्या होता है कि दिस इज डैशड वेज जो कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा, जो बॉन्ड होगा, और यहाँ पे जो ऊपर होगा ना वो भी क्या होगा, वो भी होगा, मतलब वो होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला बॉन्ड दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऊपर वाला बॉन्ड जो है दैट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब दोनों जो है ना, ऊपर वाला जो है ना दैट इज टुवर्ड्स, नीचे वाला दैट इज अवे। अगर आप दोनों को देखें बोथ आर प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड्स, यानी दोनों पे प्लेन ऑफ पेपर से बाहर है। तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये प्रोजेक्टिंग आउट क्या बोल रहा है, प्रोजेक्टिंग आउट मतलब दोनों पेपर से बाहर है। अब जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय द डैशड बॉन्ड, और जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय द सॉलिड वेज, ठीक है, सॉलिड वेज। उसके बाद wedges आर शोन इन द वेज सच दैट द ब्रॉड एंड ऑफ द wedges टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ब्रॉड एंड, ठीक है। देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। अगर आप देखोगे ना सपोज दिस इज द ब्रॉड एंड ऑफ द वेज एंड दिस द नैरो एंड फॉर सॉलिड वेज। उसके बाद अगर आप देखोगे ना डैशड वेज की अगर आप बात करोगे सपोज दिस इज द ब्रॉड एंड एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द नैरो एंड। जब हम सॉलिड वेज की बात करते हैं इट सेज दैट कि द ब्रॉड एंड इज wedges towards the observer in case of what, in case of solid wedge, in case of नहीं ये बोल रहा है wedges यानी दोनों wedges आर shown in such a way such that the broad end is wedges towards the observer। दोनों केसेस में जो है ना ऑब्जर्वर की तरफ जो है ना इसका ब्रॉड एंड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना इस ब्लैक वाले को, इस सॉलिड वेज को, इट इज़ लाइक दिस। तो सपोज यहाँ पे जो है ना दिस इज योर पेन, मान लीजिए दिस पेन इज व्हाट, दिस पेन इज वेज। तो अगर आप देखोगे टिप की पेन जो है ना, मान लीजिए पेन का जो टिप है दैट इज व्हाट, दैट इज द नैरो एंड, और इसका जो ये है ना सपोज बैक वाला पोर्शन दिस इज व्हाट, दिस इज भूल गया मैं, व्हाट इज दिस इज ब्रॉड एंड, दिस इज ब्रॉड एंड दिस इज नैरो एंड, ठीक है। तो सॉलिड वेज जो है ना इट इज लाइक दिस। तो अगर आप देखोगे ना ब्रॉड एंड, मैंने इसको मान लिया, इसको एज्यूम किया, तो ब्रॉड एंड जो है ना इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। उसके बाद ये किसकी बात चल रही थी, सॉलिड वेज की। दिस इज योर सॉलिड वेज, दिस इज योर व्हाट, दिस इज नैरो एंड, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रॉड एंड इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये बोल रहा है कि दोनों के केस में वेजेस जो है ना दे मस्ट बी मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, उनका ब्रॉड एंड। अब जो है सपोज यहाँ पे जो डैशड वेज होगा वो बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। सपोज इफ दिस इज द प्लेन ऑफ, मतलब दिस इज द मतलब ये भी प्रोजेक्ट नहीं आउटडोर से, लेकिन ये बिलो प्लेन लाई करेगा सपोज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो अगर आप इसको इस तरह से देखोगे सपोज, तो चलो ठीक है, सपोज दिस इज द प्लेन शीट ऑफ पेपर, दिस इज द सॉलिड वेज, और यहाँ से जो है ना यहाँ से पेन नीचे मैंने रखा और ऊपर मैंने प्लेन ऑफ पेपर रखा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखेगा ये, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डैशड वेज। तो अगर आप देखोगे ना इस तरह से, अगर आप देखोगे सपोज
आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देखोगे ना आपको नज़र आएगा ये वाला, मतलब ये आएगा आपको, मतलब ये वाला ब्रॉड एंड आपको नज़र आएगा। तो पॉइंट जो है ना, पॉइंट ये है कि आपके जो मतलब ब्रॉड एंड जो है ना वो ऑब्जर्वर की तरफ होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना ये असल में बॉन्ड पीछे की तरफ होगा इस तरह से, तो आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड बिल्कुल इस तरह से होगा, आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस वाज अबाउट द 3D पिक्चर, किस तरह से परसीव कर सकते हैं फ्रॉम 2D पिक्चर्स, ठीक है। सो दिस इज द सॉलिड वेज, दिस रिप्रेजेंट्स, दिस टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, दिस इज डैश वेज, दिस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन। याद रखना क्लास में जब आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पे टीचर बोलेगा बिलो द प्लेन और इन द प्लेन, यानी इन द प्लेन मतलब वही, मतलब प्लेन के नीचे, ठीक है, बिलो द प्लेन। और यहाँ पे सॉलिड वेज इट इज अबव द प्लेन। दिस वाज अबाउट द वेज फॉर्मूला। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूलर, यहाँ पे इसने दिया है ना एनसीईआरटी ने ये बॉक्स, मॉलिक्यूलर मॉडल्स, इनको आप खुद से देख लेना, ठीक है। कमिंग टू द अनदर टॉपिक, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एनसीईआरटी ने मेंशन किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे, तो याद रखेंगे। तो पहले क्या बोल रहा है, इसको छोड़ो, अच्छा, ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है ना क्लासीफाई किया है इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इसको पहले हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, दो कैटेगरीज में। वन इज एसाइक्लिक एंड अनदर इज साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब जो क्लोज्ड चेन या रिंग बनाएंगे, ठीक है, जो क्लोज्ड चेन या रिंग बनाएंगे, ठीक है। इसने लिखा है इट इज़ क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड्स, इनको हम नाम देते हैं साइक्लिक, ठीक है। कोई भी हो, अभी हम साइक्लिक की फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन इन जनरल याद रखो, जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक रिंग बनाएगा, क्लोज्ड चेन बनाएगा या रिंग कंपाउंड बनाएगा, उसको हम नाम देंगे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और जो एसाइक्लिक रहेगा, यानी जो ओपन चेन रहेगी, फिर वो ब्रांचेड होगी या अनब्रांचेड होगी। जब ओपन चेन रहेगी जो रिंग नहीं बनाएगी, उसको हम नाम देते हैं एसाइक्लिक। एसाइक्लिक एंड साइक्लिक, साइक्लिक मतलब जो क्लोज्ड चेन होगी या रिंग बनाएगी, और एसाइक्लिक का मतलब जो ओपन चेन यानी जो रिंग नहीं बनाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ पे पेज पे एग्जांपल दी थी प्रोपेन की और साइक्लोप्रोपेन की, ठीक है। दिस इज साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो उसके बाद फर्दर जो है ना साइक्लिक को मतलब डिवाइड किया इनटू टू टाइप्स, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक क्या होता है, होमोसाइक्लिक क्या होता है, होमोसाइक्लिक का मतलब, होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब जब आपके, अब हम साइकिलिक की बात कर रहे हैं ना, तो आपके पास जो साइकिलिक कंपाउंड होगा, सपोज अगर आपके पास यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल आपको लूँ, यहाँ पे देखो, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तीनों के क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स है। साइक्लिक मतलब जो क्लोज्ड रिंग या चेन बनाएंगे, क्लोज्ड रिंग। ऐसा नहीं कि रिंग का मतलब ये नहीं कि रिंग, आप ये मत बोलना कि रिंग मतलब सर्कुलर, ऐसा नहीं है, मतलब जो क्लोज्ड होगा, बिल्कुल क्लोज्ड, चाहे वो प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, हेक्सेन हो, पेंटेन हो, कुछ भी हो, जो कि बिल्कुल क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर दीज आर व्हाट साइक्लिक कंपाउंड्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक, इसको याद रखना। होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक। लेकिन होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में क्या डिफरेंस होता है, होमोसाइक्लिक में सिर्फ मतलब उसमें सिमिलर एटम्स होंगे, सिर्फ एक जैसे एटम्स होंगे, मतलब जो मतलब मेनली जो रिंग बनाएंगे, जो रिंग मतलब जो वो रिंग बनाएंगे, जो वो चेन बनाएंगे, क्लोजर चेन बनाएंगे, उसमें मेनली जो है ना सिमिलर एटम्स इन्वॉल्व होंगे इन द रिंग फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट्स कार्बन, दिस इज कार्बन, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ना, दिस इज कार्बन, 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 ठीक है। तो हम इसको नाम देंगे साइक्लोप्रोपेन को, साइक्लोहेक्सेन को, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स बट दीज आर होमोसाइक्लिक। होमो मतलब जिनमें सिमिलर एटम्स जो है ना इन्वॉल्व होंगे इन द रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो अगर आप देखोगे, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, बट देयर इज हाइड्रोजन, देयर इज ऑक्सीजन, यानी इसमें जो है कार्बन के अलावा और एक डिफरेंट एटम जो है ना इन्वॉल्व हुआ किसमें, इन द साइक्लिक फॉर्मेशन, इन द साइक्लिक, यानी साइक्लिक रिंग को, साइक्लिक रिंग या क्लोजर चेन या रिंग कंपाउंड फॉर्मेशन में जो है ना कार्बन के अलावा कोई और एटम इन्वॉल्व हो, अब कोई भी हो, चाहे ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी हो, जब कोई अदर एटम होगा इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन, एट दैट टाइम उस रिंग को हम नाम देंगे, चलो साइक्लिक हुआ, लेकिन दैट विल बी कॉल्ड एज द हेटेरोसाइक्लिक रिंग और हेटेरोसाइक्लिक मतलब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो हेटेरो मतलब जब डिफरेंट एटम्स होंगे, कार्बन के अलावा कोई और एटम होगा, और होमोसाइक्लिक का मतलब जब सिर्फ एक जैसे यानी कार्बन एटम्स जैसे होंगे, यानी सिर्फ ऑब्वियसली हम कार्बन की बात करें, जब सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दैट इज हेटेरोसाइक्लिक। अच्छा, होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक को फर्दर क्लासीफाई किया इनटू टू टाइप्स, एलिसाइक्लिक
एंड एरोमेटिक। ये जो एरोमेटिक जो है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन आता है, मेन रिंग बेंजीन। हाँ, इसमें नॉन बेंजीनॉइड भी कंपाउंड्स आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में, नॉन बेंजीनॉइड, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है। देखो एलिसाइक्लिक, इसको हम अभी देख लेंगे। एरोमेटिक में आता है बेंजीनॉइड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है ना, इसमें बेंजीन आते हैं मेनली, और नॉन बेंजीनॉइड जो कि जिनमें बेंजीन जो है ना नहीं होता है, ठीक है, जिनमें बेंजीन मतलब वो एरोमेटिक। अब एरोमेटिक क्या होता है वो भी हमारा जीओसी का ही टॉपिक है, उसको जो है ना इंशाल्लाह हम बाद में देख लेंगे। तो याद रखना मेरी बात, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज बेंजीनॉइड एंड अनदर इज नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का मतलब जिनमें मेनली बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी, जिनमें बेंजीन रिंग होगी, और नॉन बेंजीनॉइड का मतलब जिनमें बेंजीन रिंग के मतलब बेंजीन रिंग के अलावा कोई और रिंग होगी, कोई डिफरेंट रिंग होगी, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पे दिखाऊं, दीज आर व्हाट, दीज आर बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी एरोमेटिक हमने नहीं देखा क्या, लेकिन फिलहाल आप याद रखो इनमें मेनली बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी। दिस इज योर बेंजीन, दीज आर बॉन्ड लाइन फार्मूला, दीज एंड्स रिप्रेजेंट कार्बन, और वहाँ पे हाइड्रोजन हम भी नहीं दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन एज्यूम करना है कि कार्बन यहाँ पे टेट्रावेलेंट। दिस इज बेंजीन, दिस इज एनिलीन, दिस इज नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में दो बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ी रहते हैं, ठीक है। एनिलीन में होता है एक हाइड्रोजन की जगह NH2 ग्रुप, यानी एमाइनो ग्रुप, यानी एमाइन होता है, यानी दिस इज योर बेंजीन एमाइन, ठीक है। और इसका नाम स्पेशल है एनिलीन, इसका नाम है स्पेशल एनिलीन। जिसको टॉलिन होता है ना, मिथाइल बेंजीन, टॉलिन में क्या होता है NH2 की जगह वहाँ पे CH3 होता है, ठीक है। उसके बाद दीज आर बेंजीनॉइड, चूंकि बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है। नॉन बेंजीनॉइड का मतलब जो कि एरोमेटिक होंगे लेकिन बेंजीन इन्वॉल्व नहीं होगा, बल्कि कोई और रिंग होगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रोपोलोन, ठीक है। दिस इज नॉन बेंजीनॉइड ट्रोपोलोन। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज व्हाट, दीज आर हेटेरोस, हाँ दीज आर हिट। देखो यहाँ पे इसने मेंशन किया है, अगर आप देखोगे सपोज दीज वर होमोसाइक्लिक, दीज वर व्हाट, दीज वर होमोसाइक्लिक। होमो का मतलब रिंग, रिंग में जो है ना सिर्फ कार्बन एटम्स यानी एक जैसे एटम्स इन्वॉल्व थे, ठीक है, रिंग में। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे जो है दिस इज फ्यूरेन, दीज आर हेटेरोसाइक्लिक, इसकी यहाँ पे हेडिंग है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। ये सारे एरोमेटिक लेकिन नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, बट दीज आर हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब मोर देन वन एटम रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। इट्स कॉल्ड फ्यूरेन, इट्स कॉल्ड थायोफीन, इट्स कॉल्ड पायरिडीन। इन सब चीज़ों को अपने मतलब बिल्कुल स्ट्रक्चर भी याद रखना है कि क्या है फ्यूरेन और थायोफीन क्या है, पायरिडीन क्या है, और इनके नाम्स भी आपने याद रखने होंगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे और एक टर्म आ रही थी, दैट वाज एलिसाइक्लिक। व्हाट, एलिसाइक्लिक। ये एलिसाइक्लिक क्या होता है अभी हम आगे देख लेंगे एलिसाइक्लिक होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एसाइक्लिक। एसाइक्लिक के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला कि जो कि मतलब जो ओपन होंगे, बिल्कुल जो कि ओपन चेन बनाएंगे, या चाहे वो ब्रांचड हो या अनब्रांचड हो, जो कि ओपन चेन्स बनाएंगे, कोई रिंग वगैरह नहीं होगी। एसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड जो है ना, इनका दूसरा नाम है एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक, याद रखना मेरी बात, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक में आएंगे मतलब नॉर्मली अल्केन्स, अल्केन्स आते हैं इसमें नॉर्मली। अल्केन्स भी अल्केन, लेकिन नॉर्मली अल्केन्स की हम बात करते हैं सपोज, या अल्काइंस की भी बात करते हैं जो कि ओपन चेन होते हैं एलिफैटिक। एरोमेटिक में नॉर्मली बेंजीन की बात करते हैं, एरियंस की, बेंजीन की, ठीक है। एलिफैटिक कंपाउंड एंड कंसिस्ट्स ऑफ स्ट्रेट और ब्रांचड चेन कंपाउंड्स, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, ये जो एसाइक्लिक और या ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम नाम देते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स भी। और याद रखना ये कोई चेन, क्लोज्ड चेन या क्लोज्ड साइकिल नहीं बनाते, बट दे रिमेन एज ओपन बट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, ठीक है। दिस इज ईथेन, दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आइसोब्यूटेन, यानी 2 मिथाइल प्रोपेन जो होता है ना, इट्स 1 2 3, 2 की जगह है क्या मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन का दूसरा नाम है दैट इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होता है, इट्स 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। उसके बाद है एसिटाल्डिहाइड दैट इज इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल अल्डिहाइड। उसके बाद है एसिटिक एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक, दिस इज COH, दिस इज CHO फंक्शनल ग्रुप। आगे इंशाल्लाह देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट व्हाट, एसाइक्लिक। उसके बाद हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक, जो कि यहाँ पे आता है होमोसाइक्लिक के केस में आता है एलिसाइक्लिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिसाइक्लिक एंड एसाइक्लिक। याद रखना एलिसाइक्लिक जो है ना, एलिसाइक्लिक इज डिफरेंट और एसाइक्लिक इज डिफरेंट। एलिसाइक्लिक इज द साइक्लिक कंपाउंड, बिकॉज अगर आप देखोगे ना साइक्लिक, साइक्लिक इन व्हाट, साइक्लिक इन होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक इन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। सो एलिसाइक्लिक जो है ना, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स बट एसाइक्लिक आर नॉट साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। एलिसाइक्लिक ऑल्सो कॉल्ड एलिफैटिक साइक्लिक। सो याद रखना, अब एलिफैटिक का मतलब जो है ना यहाँ पे यूजुअली जो है, अच्छा, एलिसाइक्लिक और एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम्स जॉइनिंग इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, इन द फॉर्म ऑफ रिंग, यानी होमोसाइक्लिक है ना, होमोसाइक्लिक की क्लासिफिकेशन होमोसाइक्लिक।
हाँ, लेकिन ये तो हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकते हैं ना। सो याद रखना मेरी बात, ये जो एलिसाइक्लिक यानी क्लोज्ड चेन या रिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको हम दूसरा नाम देते हैं एलिफैटिक साइक्लिक। इनको सिर्फ हम एलिफैटिक देते थे, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन यहाँ पे, लेकिन एलिफैटिक साइक्लिक, एलिफैटिक साइक्लिक, एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद तो इट सेज दैट कि दे कैन बी होमोसाइक्लिक और दे कैन बी हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। समटाइम्स एटम्स अदर देन कार्बन आर आल्सो प्रेजेंट इन द रिंग। तो मैंने आपको अभी बोला कि जब रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट होगा तो उसको हम नाम देते हैं हेटेरोसाइक्लिक। दिस इज हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और आई कैन से एलिफैटिक साइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना इनको हम इंशाल्लाह जो है ना आसानी के साथ डील कर लेंगे। चलो ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, दीज इंक्लूड बेंजीन एरोमेटिक इन डिटेल इन 13, यानी एरोमेटिक चीज़ें पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि एरोमेटिक इनको कहते हैं और नॉन एरोमेटिक किसको हम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, इट्स इज दैट कि दीज इंक्लूड बेंजीन एंड अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड्स लाइक, अच्छा बेंजीनॉइड, यानी बेंजीन और बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। बेंजीनॉइड का मतलब जो बेंजीन लाइक होंगे, जहाँ पे बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो। दिस इज नॉर्मली बेंजीन बट दिस इज बेंजीनॉइड, दिस इज बेंजीनॉइड, दिस इज बेंजीनॉइड, मतलब यहाँ पे बेंजीन भी इन्वॉल्व हो रही है। लाइक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स में आल्सो हैव हेटेरोसाइक्लिक एटम इन द रिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एलिसाइक्लिक जो है ना, एलिसाइक्लिक मतलब एलिफैटिक साइक्लिक, जिस तरह से वहाँ पे क्या था हेटेरोसाइक्लिक मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन हेटेरोसाइक्लिक था, इसी तरीके से जो है ना आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड जो ना ये भी हेटेरोसाइक्लिक हो सकते हैं, यानी इनमें कोई कार्बन के अलावा कोई और एटम हो सकता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बोला है, ठीक है। लाइक दिस इट इज़ फ्यूरेन, थायोफीन एंड पायरिडीन, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम और एक पॉइंट्स की बात करेंगे, एरोमेटिसिटी को हम इंशाल्लाह आगे देख लेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स इनटू फैमिलीज एंड होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज या फैमिलीज जो है ना, दीज आर डिफरेंट सीरीज, देयर आर डिफरेंट सीरीज ऑफ मतलब होमोलॉगस सीरीज, क्योंकि देयर आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे जो है ना हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू फैमिलीज और होमोलॉगस सीरीज। अब यहाँ पे हम थोड़ी बहुत फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, उसके बाद होमोलॉगस सीरीज की, उसके बाद जो है ना यहाँ पे नॉमेनक्लेचर। लेकिन नॉमेनक्लेचर को जो है ना मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा। नॉमेनक्लेचर को मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं पहले नॉमेनक्लेचर अब उठाऊंगा इसके बाद, क्योंकि सीक्वेंस तो यही रखी थी ना मैंने लेक्चर्स में। लेक्चर्स में मैंने इसी तरीके से बोला है, सपोज वी आर डन विथ, लाइक वी आर सपोज डन विथ टॉपिक 1 टेट्रावेलेंसी, वी आर डन विथ सपोज स्ट्रक्चर, वी आर डन विथ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना सिर्फ दो टॉपिक्स बचते हैं, वन इज़ व्हाट नॉमेनक्लेचर एंड अनदर इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। पहले मैं जो है ना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की बात करूँगा, उसके बाद में नॉमेनक्लेचर की बात करूँगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के बाद जो है ना मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे जंप करूँगा, यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्लीवेज एंड ऑल दैट, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक दो पॉइंट्स को। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप होता क्या असल में जो है ना, फंक्शनल ग्रुप जो है ना इट इम्पार्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोज अभी जो है मान लीजिए आपके पास कोई अल्केन था, कोई अल्केन है, आपके पास बेंजीन है, सपोज आपके पास बेंजीन है नॉर्मली, सपोज ये आपके पास बेंजीन है, दिस इज बेंजीन। तो बेंजीन की अपनी प्रॉपर्टी होगी। सपोज अब अगर हमने एक हाइड्रोजन को, चूंकि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होंगे ना, चूंकि कार्बन इज टेट्रावेलेंट 1 2 3 4। तो अगर हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मान लीजिए किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ लगाए एफ जी इज द फंक्शनल ग्रुप। सपोज मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया यहाँ पे COOH। अब ये सिर्फ बेंजीन नहीं रहा, इट रिमेन्स व्हाट, अभी बेंजीन नहीं रहा, इट बिकम्स नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अब कौन सा, बेंजोइक एसिड, व्हाट, बेंजोइक एसिड। इसी तरीके से सपोज इफ वी हैव CH4 सॉरी, अगर हमारे पास जो है लाइक वी हैव गॉट CH3 दिस व्हाट, दिस इज योर ईथेन, दिस व्हाट, दिस इज योर ईथेन। तो अगर आप यहाँ पे सपोज CH3 CH2 और हेलोजन, हेलोजन इज नॉट नॉर्मली द फंक्शनल ग्रुप बट कि मेनली सबस्ट्रेट ऐड करता है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे हेलोजन अब लगाया, पहले ये क्या था, इट वाज ईथेन, ईथेन की अपनी प्रॉपर्टी, इट वाज अल्केन, अल्केन की अपनी प्रॉपर्टी थी। अब ये अल्केन नहीं रहा, अब ये रहा क्या, RX, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसी तरीके से सपोज अगर आपके पास RR है, RR इज वट अल्केन्स, R सिंगल बॉन्ड RR अल्केन। अगर हम R को लगाएंगे सपोज CHO इज द अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, सो इट बिकम्स योर अल्डिहाइड। अभी ये क्या था, अल्केन था, अभी ये बन गया क्या, अल्डिहाइड, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, फंक्शनल ग्रुप जो होता है इट मतलब इन शॉर्ट इट इम्पार्ट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, the functional group may be defined as an atom or a group of atoms. It may be an atom or it may be a group of atoms joined in a specific manner which is responsible for the characteristic chemical properties of the organic compounds, जो कि मैंने आपको यही पे बोला, ठीक है। द एग्जाम्पल्स आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी जब अल्कोहल वगैरह होगा, अल्डिहाइड ग्रुप ये भी मैंने आपको बोला, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। उसके बाद है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज जो है ना ये क्या होती है,
A group or a series of organic compounds, each containing a characteristic functional group, forms a homologous series and the members of the series are called homologous. देखो सिंपल सी बात है, आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो अगर उसमें कोई सपोज स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो एट दैट टाइम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम स्पेसिफिक नाम देंगे होमोलॉगस सीरीज और वहाँ पे स्पेसिफिक वो फैमिली कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे होमोलॉगस सीरीज ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी हैव गॉट डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज, वाई बिकॉज वी हैव गॉट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। So a group or series of organic compounds each containing characteristic functional group forms homologous series. अच्छा, each member is called homologous. The members of the homologous series can be represented by the general molecular formula. अब जो कोई भी जो है ना सपोज homologous series होगी, हर एक की अपनी जनरल फार्मूला होती है। सपोज अल्कीन्स की अपनी फार्मूला होती है, अल्कोहल्स की अपनी फार्मूला होती है, ठीक है, अल्डिहाइड्स की अपनी जनरल फार्मूला होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद and the successive members differ from each other in the molecular formula by CH2 group. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, CH2 ग्रुप यूनिट जो है ना हर एक फार्मूला, सपोज अगर आप यहाँ पे देखोगे CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना बीच में CH2 तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि एंड द सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2 ग्रुप। यानी सक्सेसिव मेंबर सपोज अगर मैं इस CH3 की बात करूंगा और इस CH2 की बात करूंगा तो इनमें जो है ना दे डिफर बाय CH2, ठीक है, यानी मोलर मास ऑफ 14, ये भी याद रखना क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास है 12 प्लस हाइड्रोजन के 2 दैट इज 2, दैट इज बाय द मोलर मास ऑफ 14 और बाय CH2 ग्रुप जो है ना सक्सेसिव मेंबर्स डिफर करते हैं। There are a number of homologous series of organic compounds. Some of these are alkanes, alkynes, haloalkanes, alcohols, alkanals, alkanones, alkanoic acids and amines. ये क्या होते हैं? असल में अल्केन आपको पता है, अल्कीन भी पता है, अल्काइन भी पता होगा। हेलोअल्केन का मतलब जब अल्केन में जो है ना हेलोजन एटम होगा। एल्केनॉल का मतलब दीज आर अल्कोहल्स। अल्केनल का मतलब दे आर अल्डिहाइड्स। अल्केनोन का मतलब दे आर कीटोन्स। एल्कानोइक एसिड का मतलब दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइन्स का मतलब सिंपली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस तो मतलब यानी इन टॉपिक्स पे कोई क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया इन डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंसेस, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना आई विल मूव ऑन टू व्हाट रिएक्शन, मतलब वहाँ पे वो जो फिशन एंड क्लीवेज एंड ऑल दैट वही से हम जो है ना स्टार्ट करेंगे व्हाट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम देख लेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक जो कि हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन पूछा गया है JKCET 2019 में ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन है सेज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है? अगर आप NCERT को देखो, मैंने आपको अभी बोला एलिसाइक्लिक मीन्स एलिफेटिक व्हाट एलिफेटिक साइक्लिक। यहाँ पे एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है? एलिफेटिक साइक्लिक, ठीक है, एलिफेटिक साइक्लिक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यू हैव गॉट प्रोपेन इज व्हाट प्रोपेन इज एल्फेटिक बट इट इज़ नॉट साइक्लिक, इट इज़ ओपन चेन, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद है बेंजीन। बेंजीन इज व्हाट बेंजीन आ रहा है किस में? यहाँ पे अगर आप देखोगे सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे साइक्लिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन, साइक्लिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। उसके बाद होमो में है क्या है? एलिसाइक्लिक अलग एंड एरोमेटिक अलग। उसके बाद एरोमेटिक में आता है बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, एलिसाइक्लिक अलग होते हैं और एरोमेटिक अलग होते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक में अगर आप देखोगे ना एग्जाम्पल कौन कौन सी आ रही थी, एक तो आ रहे थे बेंजीन यानी बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स एंड नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ बेंजीन benzene is what? Benzenoid. It is not, it is benzene. Benzene is what? It is aromatic, it is not alicyclic, ठीक है। उसके बाद है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन जो है ना ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है बट इट इज़ बेंजीनॉइड। एंथ्रासीन जो है ना, अगर आप एंथ्रासीन को देखोगे, एंथ्रासीन जो है NCERT ने यहाँ पे मेंशन किया है, एंथ्रासीन इज देयर, एंथ्रासीन है, हाँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे एंथ्रासीन जो है इट इज़ हेयर इज एंथ्रासीन जो कि हाइड्रोकार्बन में दिया गया। इट इज़ एरोमेटिक बट इट इज़ नॉट एलिसाइक्लिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक साइक्लिक, ठीक है। एलिफेटिक अलग होते हैं और एरोमेटिक अलग होते हैं। दिस इज एरोमेटिक बेंजीनॉइड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है साइक्लोब्यूटेन। सो साइक्लोब्यूटेन सिंपली क्या है? साइक्लोब्यूटेन अगर आप देखोगे इट इज़ एलिफेटिक बट साइक्लिक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी आएगा।
और एक क्वेश्चन जो है ना, इट इज़ रिगार्डिंग द पाई बॉन्ड, कर्नाटका सीटी 2019 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ये कह रहा है कि नेफ्थलीन जो है ना, इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं और इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि यार नेफ्थलीन किसको कहेंगे नेफ्थलीन, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात। अभी जो है ना, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखी थी रिगार्डिंग नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन इज जब दो बेंजीन रिंग्स जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेंगी, दिस इज द नेफ्थलीन, दिस इज योर नेफ्थलीन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेफ्थलीन में जो है कितने सिग्मा बॉन्ड्स है और कितने पाई बॉन्ड्स है, ठीक है। तो अगर आप पहले पाई बॉन्ड्स को ही देखोगे ना, इट्स 1 2 3 4 5, सो देयर आर 5 पाई बॉन्ड्स। उसके बाद देखेंगे सिग्मा बॉन्ड्स, पहले देखेंगे रिंग में कितने कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए 11 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार। यहाँ पे नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे ना ये वाला कार्बन जो है, इससे 4 बॉन्ड्स बना है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। सो देयर आर टोटल 19 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 5 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इट इज़ व्हाट, देयर आर 5 पाई बॉन्ड्स एंड 19 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का भी आपको जो है ना रिपीट हो गया, ठीक है। तो इस टॉपिक पे रेयरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जो है ना, हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे व्हाट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है ना, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में इन्वॉल्व, उसमें हमने क्या पढ़ना है, फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फिशन का मतलब होता है क्लीव होना, ब्रेक होना, दैट इज क्लीवेज, हेटेरोलिटिक एंड होमोलिटिक। उसके बाद है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, और उसके बाद है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स लाइक कार्बोकेटाइन, कार्बेनियन, कार्बन रेडिकल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे आपने जो है ना, यहाँ से जो है ना, असल में जीओसी यहाँ से स्टार्ट हो रहे, ठीक है। तो पहले जो पहला लेक्चर जो था और यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया, दैट वाज मतलब इंट्रोडक्शन एंड सम बेसिक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से जो है ना एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि हमें आगे रिएक्शन में भी काम आएगा, और यहाँ पे जो है ना जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स है वहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को आपने अच्छे से अंडरस्टूड करने की कोशिश करनी, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ जो है ना, ये वाला फ्रॉम दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप जो है ना आसानी के साथ खुद भी पढ़ सकते हो, कोई डिफिकल्ट चीज़ बिल्कुल भी नहीं मेंशन कर रहा है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँगा फ्रॉम फिशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, देखो, कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी क्लीव्ड। क्लीव का मतलब होता है ब्रेक होना, क्लीव मतलब काटना, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रेक होने की, बॉन्ड के ब्रेक होने की, ठीक है। ए कोवेलेंट बॉन्ड इज गेट क्लीव्ड बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज। तो दो तरह के क्लीवेज होते हैं, दो तरह के बॉन्ड फिशंस होते हैं, ठीक है। एक होता है हेटेरोलिटिक और एक होता है होमोलिटिक। अब हम बात करेंगे पहले हेटेरोलिटिक क्लीवेज की। देखो, इन हेटेरोलिटिक क्लीवेज में होता क्या है, द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विथ वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स। याद रखना मेरी बात, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो कि आपने याद रखना है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, आपको पता है कि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, चलो यहाँ पे इसने एग्जाम्पल मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और मतलब जो नॉन मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं ना, दीज आर कोवेलेंट। तो कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान जो बॉन्ड है, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, जो ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जो ही आपने बॉन्ड को ब्रेक किया, तो वहाँ पे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चूंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है, ठीक है, बिटवीन द टू एटम्स, बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। तो क्या होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज में, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विथ वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स, यानी क्लीव होने के बाद जो है ना आपको दो फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, वन इज CH3 एंड अनदर इज Br ब्रोमीन, ठीक है। क्लीव होने के बाद जो ना आपके पास एक फ्रेगमेंट क्या रहेगा, यानी एक पार्ट रहेगा CH3, दूसरा पार्ट ब्रोमीन, ठीक है, Br। लेकिन डिपेंड करता है, अब आप बोलोगे सर चार्ज क्या आएगी, यहाँ पे चार्ज डेवलप होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि क्लीवेज पे। अगर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है ना, तो चार्ज डेवलप होता है। अब किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव वो हम देख लेंगे। देखो, तो पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आफ्टर द क्लीवेज, इट रिमेन्स विथ वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना एक एटम अपने साथ ले जाता है। ऐसा नहीं है कि सपोज यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया क्लीवेज के बाद, एक इलेक्ट्रॉन इसने नहीं ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने, ठीक है, दैट्स मतलब वो होमोलिटिक क्लीवेज में होता है, ठीक है। लेकिन हेटेरोलिटिक क्लीवेज में जो है ना,
बिल्कुल, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर, सारा जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर रहता है वो एक फ्रेगमेंट अपने साथ सारा ले जाए, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ले जाता है। और याद रखना, जो 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 एटम या जो फ्रेगमेंट अपने साथ उस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाता है ना, उस पे आते हैं नेगेटिव चार्ज, उस पे क्या आते हैं, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपने ऐसा एज्यूम करना है कि वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ऐसा एज्यूम करना है, ठीक है। तो याद रखना, और जहाँ से दूर जाता है ना, जहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चले जाता है ना, उस पे आती है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ऑब्वियसली, और दूसरी बात जो है ना, नॉर्मली, अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता है कि कौन इलेक्ट्रॉन पेयर साथ ले जाएगा। नॉर्मली जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, नॉर्मली उसी की तरफ होता है, या ये डिपेंड करता है, आगे हम देखेंगे कि जब हम इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पढ़ लेंगे, उस पर भी डिपेंड करता है कि कहाँ कौन इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ ले जाता है, ठीक है। तो यूजुअली इट इज़ अल्काइल ब्रोमाइड। यहाँ पे क्या होता है कि ब्रोमीन जो है ना, चूँकि हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है ना, यहाँ पे अभी अभी हम आगे पढ़ लेंगे। अगर आप देखोगे ना एरो को, दिस इज डबल हेडेड एरो, एक होता है एरो लाइक दिस, यानी दोनों हेडेड, और एक होता है सिंगल हेडेड। ये जो सिंगल हेडेड एरो जो, इट मीन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन। और डबल हेडेड एरो का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने शिफ्ट किया, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, हेटेरोलिटिक क्लीवेज में शॉर्ट एक ही पॉइंट याद रखना है इन जनरल। पहला पॉइंट, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एटम साथ ले जाता है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम जो है ना साथ ले जाता है, अपने साथ ले जाता है आफ्टर द क्लीवेज। उसके बाद आफ्टर हेटेरोलिसिस वन एटम हैज़ a six text electronic structure and a positive charge, and other has a valence octet with at least one lone pair and a negative charge। देखो, ये पॉइंट मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले आप देखो। तो इसने जो है ना, ब्रोमीन ने क्या ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ ले लिया, ठीक है। तो इस पर क्या चार्ज आ गई, बी आर नेगेटिव, ठीक है, बी आर नेगेटिव। और याद रखना, कार्बन के पास जो है ना अब इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, ये इलेक्ट्रॉन इसने साथ ले लिया, तो इस पर आ गई पॉजिटिव चार्ज। तो क्लीवेज यानी हेटेरोलिसिस, यानी क्लीवेज के बाद क्या होता है, वन एटम हैज़ द सिक्स स्टेट, यानी सिक्स इलेक्ट्रॉन। सेक्सटेट का मतलब सिक्सटेट, ठीक है। एक होता है ना ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब एट, सिक्सटेट का मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, उसके बाद जो है ना एक एटम, सपोज इट CH3, इट इज CH3 पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने इसको इस तरह से रखूँ, इट इज़ CH3Br, यहाँ पे क्या हो रहा है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, दिस डबल हेडेड एरो मीन्स हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक एटम जो है ना, इट हैज़ गॉट सिक्स टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इट हैज़ गॉट, सपोज इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं यहाँ पे, यानी इट मीन्स इट हैज़ गॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अभी जो है ना, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स थे, ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, विथ पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा जो है ना ब्रोमीन, Br, इसके पास जो है ना, आप मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, ठीक है, तो इसके पास जो है ना नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इट हैज़ गॉट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक फ्रेगमेंट के पास ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, और एक फ्रेगमेंट के पास जो है ना सिक्स स्टेट का, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अच्छा, विथ अ पॉजिटिव चार्ज, यानी जिसके पास 6 स्टेट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी। और याद रखना, जिसके पास जो है ना नेगेटिव चार्ज आएगी, उसके बाद ऑक्टेट होगा विथ एटलीस्ट वन लोन पेयर एंड ए नेगेटिव चार्ज, एटलीस्ट एक लोन पेयर होगा, ठीक है। वो ज़्यादा, वो लोन पेयर बाकी आप याद नहीं, बस ये याद रखो कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज में जो है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एटम साथ ले जाता है आफ्टर हेटेरोलिसिस, आफ्टर ब्रेकेज, ठीक है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ले जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पीशीज हैविंग, अच्छा, उसके बाद कार्बोकैटायन की डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बोलूँ, जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है, तो आपको जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, आर दे चार्जड और न्यूट्रल, आर दे चार्जड और न्यूट्रल। तो मेरी बात याद रखना, वो हमेशा चार्जड होते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर इज कंप्लीट शिफ्ट ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन एटम, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ ले जाता है, इट हैज़ गॉट नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उस पर आते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन, हम कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं। कार्बोकैटायन की डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर्स में अभी आपको बोला होगा, कार्बोकैटायन होता क्या। सपोज यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, लेकिन कार्बोकैटायन की डेफिनेशन क्या होती है, याद रखना मेरी बात, इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्जड कार्बन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड इन इट्स वैलेंस शेल देयर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या इसने नॉर्मली 3 बॉन्ड्स बनाए होंगे। 3 बॉन्ड्स का मतलब देयर आर 3 बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इट्स वैलेंस शेल हैज़ गॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड विथ कार्बन पॉजिटिव चार्ज, एंड इट्स कॉल्ड कार्बोकैटायन, एंड इट्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, याद रखना मेरी बात, याद रखना, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज, नॉट बाय होमोलिटिक क्लीवेज, इसको याद रखना है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की डेफिनेशन, ए स्पीशीज हैविंग कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम पोजेसिंग व्हाट, ए 6 टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल एंड ए पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, जो कि डेफिनेशन मैंने आपको बोली, ठीक है।
species having a carbon atom with 6 text यानी 6 electron in the outermost shell and with a positive charge, that's called carbocation. ठीक है, अर्लियर कॉल्ड कार्बोनियम आइन, इसको हम कार्बोनियम भी कह सकते हैं, कार्बोनियम, कार्बो, इट्स नॉट कार्ब एमाइन, कार्ब, इट्स नॉट कार्बेनियन, कार्बेनियन जो है ना, कार्ब, CRBANION, इट्स कार्बेनियन। एक होता है कार्बोकेटाइन, दूसरा होता है कार्बेनियन, कार्बेनियन इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बट कार्बोनियम जो है ना, ये हम कार्बोकेटाइन को भी कह सकते हैं। अच्छा, CH3 पॉजिटिव यहाँ पे इट इज़ नोन एज मीथाइल केटाइन और मीथाइल कार्बोनियम और मीथाइल कार्बोकेटाइन, इन शॉर्ट आपने याद रखना है कार्बोकेटाइन जो है ना, सपोज। अच्छा, उसके बाद क्या रहा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। देखो, उसके बाद और एक पॉइंट जो है मेंशन कर रही है एनसीईआरटी, दैट इज द डिग्री ऑफ हाइड्रो, दैट इज द डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, उसके बाद ये कन्वर्ट होता है इनटू द प्रोडक्ट। तो असल में यहाँ पे मुझे कहना है कि देयर आर यूजुअली 4 टाइप्स ऑफ कार्बन, मतलब 4 डिग्रीज। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, दूसरा होता है टर्शियरी और चौथा होता है क्वार्टरनरी। 4 डिग्री नॉर्मली हम इन तीनों पे फोकस करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। प्राइमरी कार्बन का मतलब, पहले मैं आपको बोलूँगा व्हाट इज़ प्राइमरी कार्बन, व्हाट प्राइमरी कार्बन इज़, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन, उसके बाद टर्शियरी कार्बन, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा व्हाट प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज़, व्हाट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मीन्स एंड व्हाट टर्शियरी कार्बोकेटाइन मीन्स। तो पहली बात, आपने सपोज यहाँ पे मैं कुछ कार्बन, मतलब एक अल्कीन सीरीज को बनाऊंगा, सपोज इट इज़ CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने इस कंपाउंड को बनाया, तो मुझे देखना है कि किसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंड एंड टर्शियरी। याद रखना मेरी बात, जब कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ खुद जुड़ा होगा, यानी जब एक कार्बन एटम एक ही कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा, तो अगर आप देखोगे ना, इट इज़ अटैच्ड विथ ओनली वन कार्बन एटम, ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, मिथाइल को छोड़ो, दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन एटम, ठीक है। सो जो भी कोई कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी कार्बन, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी कार्बन। तो हमेशा याद रखेंगे जो टर्मिनल कार्बन्स होंगे, टर्मिनल कार्बन्स, ठीक है, टर्मिनल कार्बन्स हमेशा क्या होते हैं, प्राइमरी कार्बन, बिकॉज दीज आर ओनली अटैच्ड टू वन कार्बन। उसके बाद सपोज ये वाला कार्बन किन के साथ जुड़ा होगा, हमें उसके साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक के साथ, सपोज ये वाला मिथाइल जो है ना, ये डायरेक्टली इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है, ये कार्बन फिर किसके साथ आगे जुड़ा है, उसके साथ हमें कुछ भी नहीं है। जो कार्बन डायरेक्टली मतलब एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, दैट्स कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन। उसके बाद आएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब जो डायरेक्टली दो कार्बन के साथ जुड़ा होगा। अगर आप इस कार्बन की बात करोगे, यहाँ से एक कार्बन के साथ, इस वाले के साथ, और यहाँ से इस वाले के साथ, ठीक है, सो दिस कार्बन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स, दिस इज कॉल्ड ए सेकेंडरी। ये वाला भी जो है ना, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी, यहाँ से एक कार्बन, यहाँ से एक कार्बन, ये वाला जो है ना, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी। लेकिन ये वाला कार्बन जो है, सॉरी यहाँ पे H, यहाँ पे H है, ये वाला कार्बन इट इज़ अटैच टू 3 कार्बन एटम्स, वन इज दिस, अनदर इज दिस एंड थर्ड इज दिस। सो यहाँ पे जो है ना, ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन। अब कार्बोकेटाइन क्या होगा, सपोज यहाँ से एक H बाहर निकालो, एक H बाहर निकालो, क्योंकि कार्बोकेटाइन की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ पॉजिटिवली चार्जड कंटेनिंग। अब जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सपोज यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स थे, अब जरूरी नहीं है कि वहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे कार्बन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, पॉजिटिवली चार्जड कार्बन विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, दैट्स कॉल्ड कार्बोकेटाइन। अब सपोज यही कार्बोकेटाइन जो है, अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो पहले क्या था, ये पहले CH3 था, टर्मिनल था, पहले प्राइमरी डिग्री, प्राइमरी कार्बन था, लेकिन अब ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, बिकॉज अगर आप देखोगे ना, दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, इसने जो है ना 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, और एक बॉन्ड यहाँ से किसके साथ, कार्बन के साथ, यहाँ से इससे कार्बन के साथ, ठीक है, विथ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन विथ 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इट हैज़ गॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट्स कॉल्ड कार्बोकेटाइन, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बो। अब प्राइमरी कार्बोकेटाइन जो सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होगा, जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, सपोज इट इज CH2, यहाँ से निकालो ये बाहर, नहीं आपको डाउट होगा इस पे, यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख लूँगा CH पॉजिटिव, CH2, CH3, तो ये अगर आप देखोगे ना, दिस कार्बन, यहाँ से एक कार्बन,
यहाँ से एक कार्बन और सपोज एक हाइड्रोजन, ठीक है, और विथ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, यानी इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल विथ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द कार्बोकेटाइन, बट दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बिकॉज इट इज अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स। इसी के साथ जो है ना इसी तरीके से टर्शियरी है, ठीक है। सपोज इफ इट इज सी, यहाँ से CH3, सपोज CH3, यहाँ से CH2। अभी इसके पास H था, वो बाहर गया, सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल विथ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, और जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा दैट्स कॉल्ड टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना 3 तरीके के, क्वाटरनरी को छोड़ो फिलहाल, तो हमारे पास जो है ना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। और याद रखना मेरी बात, CH3 पॉजिटिव जो है ना, देखो CH3 जो होता है ना, CH3 सॉरी CH3 इज कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड मिथाइल। लेकिन जब यही कार्बोकेटाइन एक्ट करेगा, सपोज CH3 positive, it's called methyl carbocation. What it is called? Methyl carbocation. Okay. कार्बोकेटाइन और कार्बोनियम, ठीक है, कार्बोनियम भी कह सकते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिपेंडिंग ऑन वेदर 1, 2 और 3 कार्बन आर डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। अगर डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा होगा दैट्स कॉल्ड प्राइमरी, ये मैंने आपको बोला। अगर 2 कार्बन जुड़े होंगे कार्बोकेटाइन के साथ दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी, और अगर 3 कार्बन जुड़े होंगे डायरेक्टली किसके साथ, कार्बोकेटाइन के साथ, दैट्स कॉल्ड टर्शियरी। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ कार्बोकेटाइंस आर, इट इज इथाइल कैटाइन, ठीक है, इथाइल भी क्या है, प्राइमरी है, बिकॉज दिस कार्बोकेटाइन इज अटैच्ड ओनली 1 कार्बन, ठीक है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन इथाइल। उसके बाद अगर आप देखोगे आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, हाँ ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आइसोप्रोपाइल केटाइन, और तीसरा क्या है, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन। इनको मैं यहाँ पे बनाऊंगा आइसोप्रोपाइल, इट इज व्हाट, आइसोप्रोपाइल, हाँ आइसोप्रोपाइल केटाइन। तो यहाँ पे जो है ना इसने आइसोप्रोपाइल कैटाइन को किस तरह से बनाया है, इट इज़ लाइक दिस, CH3 यहाँ से CH3, इसके साथ H भी जुड़ा है, आई थिंक सो, हाँ H भी इसके साथ जुड़ा है, ठीक है। तो इसके साथ H विथ पॉजिटिव चार्ज। याद रखना मेरी बात, दिस इज व्हाट, दिस इज विच, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, बिकॉज कार्बोकेटाइन के साथ 2 कार्बन एटम्स डायरेक्टली जुड़े हैं, दिस इज सेकेंडरी। बट इसका स्पेशल नाम है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन इसका स्पेशल नाम है, आइसोप्रोपाइल। इसी तरीके से टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है, इट इज़ लाइक दिस, CH3, इसको जो है ना हम कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, CH, यहाँ से CH3, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ी थी वहाँ पे, CH3 2 टाइम्स विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट सिमिलर ग्रुप है 2 टाइम्स, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। उसके बाद है टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी TRT मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये सिंपली क्या है, CH3 कंडेंसर फॉर्मूला डायरेक्टली मिल जाऊंगा पहले, इट CH3C पॉजिटिव, यानी कार्बोकेटाइन जो है ना C वाला पॉजिटिव, इसके साथ जो है ना 3 मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हैं यहाँ से, 3 मतलब 3 टाइम्स CH3 दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी कार्बोकेटाइन है बट इट्स 3 डिग्री, लेकिन इसका स्पेशल नाम है दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज 3 डिग्री एंड आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन इज सेकेंडरी 2 डिग्री। अच्छा, कार्बोकेटाइन्स आर हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव स्पीशीज। याद रखना मेरी बात, जो कोई भी इंटरमीडिएट बनता है, जो कोई भी इंटरमीडिएट, चाहे वो कार्बोकेटाइन होगा, कार्बेनियन होगा, फ्री रेडिकल होगा, जो कोई भी इंटरमीडिएट होता है ना, वो याद रखना मेरी बात, लीस्ट स्टेबल या लीस्ट स्टेबल या हाईली अनस्टेबल रहता है और मोर रिएक्टिव रहता है, ठीक है। याद रखना मेरी बात, जो कोई भी इंटरमीडिएट बनता है ना, वो कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी अपना प्रोडक्ट बनाए, बिकॉज वो अपनी स्टेट में, इंटरमीडिएट स्टेट में जो है ना, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव या बहुत कम स्टेबल मतलब एक्ट करता है, ठीक है, या हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव। उसके बाद अल्काइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्टेबलाइज द कार्बोकेटाइंस ड्यू टू इंडक्टिव एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स। अभी हमने ना तो इंडक्टिव इफेक्ट को देखा, ना तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स को देखा, तो इस पॉइंट को फिलहाल आप डायरेक्ट याद रखो, और ये पॉइंट वहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करूँगा, लेकिन याद रखना मेहरबानी करके इस पॉइंट को अच्छे से याद रखो। ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन होता है ना, यानी कार्बोकेटाइन जो ना, इट गेट्स स्टेबलाइज्ड बाय
Alkyl groups directly attached to what? Directly attached to positively charged carbon, यानी अल्काइल ग्रुप जब डायरेक्टली कार्बोकैटायन के साथ जुड़े रहते हैं ना, वो उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और उसका रीज़न क्या है स्टेबिलिटी का? ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है, इंशाल्लाह आगे हम देख लेंगे, परवाह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, विच यू विल, ये वहाँ से भी बोल रहे हैं, विच यू विल स्टडी इन द सेक्शंस, ठीक है। आगे, द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इज, याद रखना मेरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस मैंने आपको जो है ना, आई थिंक हाइड्रोकार्बन में भी बोला होगा। हाँ, इट इज़ व्हाट, याद रखना जनरल में 3 डिग्री, इट इज़ मोर देन 2 डिग्री, इट इज़ मोर देन व्हाट, इट इज़ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये जनरल ऑर्डर याद रखना, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। और याद रखना जब भी मिथाइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच होंगे, व्हाट, डायरेक्टली अटैच होते हैं किसके साथ, कार्बोकैटायन के साथ, उनकी स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज एक सेकेंड में कहीं पे स्पेस ढूंढता, हाँ यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे सपोज लाइक दिस इज मिथाइल CH3 पॉजिटिव, ठीक है, CH3 पॉजिटिव, दिस मिथाइल कार्बोकेटाइन। चलो मैं इथाइल कार्बोकेटाइन बना लेता हूँ, सपोज इट CH3 CH2 पॉजिटिव, ठीक है, इट इज़ इथाइल कार्बोकेटाइन, इट इज़ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब मैं सेकेंडरी बनाऊंगा CH3, कंडेंसर फॉर्म में लिखूँगा डायरेक्टली, इट इज़ CH पॉजिटिव, दिस कार्बोकेटाइन इज अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स। उसके बाद है टर्शरी CH3, जिसको हम नाम देते हैं व्हाट, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन विथ 3 टाइम्स C पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज योर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, दिस इज योर 2 डिग्री, दिस इज योर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है ना, इट इज लाइक दिस, 1 डिग्री इज लेस देन 2 डिग्री इज लेस देन 3 डिग्री। अब रीजन क्या, दैट्स हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। इंशाल्लाह इसको हम आगे देख लेंगे। लेकिन एक कंपैरिजन मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा, एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सपोज मैं प्राइमरी कार्बो, चलो मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगा, सपोज स्टेबिलिटी ऑफ मिथाइल कार्बोकेटाइन एंड इथाइल कार्बोकेटाइन CH3 CH2 पॉजिटिव। तो अगर मैं इनको खोल के लिखूंगा, सपोज इस कार्बन को इट इज C पॉजिटिव, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे ना, इस वाले कार्बन को C पॉजिटिव को, यहाँ से सपोज मिथाइल, यहाँ से H, यहाँ से H, इंशाल्लाह जब हम इंडक्टिव इफेक्ट को देख लेंगे ना वहाँ पे, या है, चलो मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूँगा। सपोज याद रखना मेरी बात, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज में याद रखना, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिवली चार्जड स्पीशीज जो होते हैं ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। यानी जो पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड होता है ना, अगर उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, उसकी स्टेबिलिटी जो है ना इंक्रीज होती है। बिकॉज अगर, यानी पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब डिफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है ना, जब वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी जो है ना डिफिशिएंसी खत्म होगी, यानी इसकी पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, कम होगी। तो पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब ये स्टेबल बनता है, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, फिलहाल स्टेबिलिटी ऑफ एनी पॉजिटिवली चार्जड स्पीशी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप। और याद रखना मेरी बात, अगर नेगेटिवली चार्जड स्पीशी होती है, उसकी स्टेबिलिटी जो है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। यानी स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस C, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाँ, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज -C, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, ठीक है। बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होगा ना, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच है। सपोज इट C नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच, तो यहाँ से अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाया, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा, तो ये इसकी नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, इसकी नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, मतलब ये स्टेबल बनेगा, ठीक है। इसको अपनी याद रखना है। तो जब हम CH3 की बात करते हैं ना, CH3 को हम देखते हैं ना, इसका होता है प्लस I इफेक्ट, यानी इसका होता है इलेक्ट्रॉन, ये मतलब आप शॉर्ट में, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना वो विड्रा करता है ना वो डोनेट करता है। तो CH3 जो होता है ना, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस I इफेक्ट। प्लस I मतलब डोनेटिंग, माइनस I मतलब विड्राइंग, माइनस I मतलब विड्राइंग, तो इसका होता है प्लस I इफेक्ट। तो प्लस I इफेक्ट की वजह से जो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करता है, यानी ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इन दोनों केसेस में, मिथाइल और इथाइल रेडिकल में, सॉरी इथाइल कार्बोकेटायन में, इट इज़ ऑर्डर ये आएगा, यानी मिथाइल कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस। और ये ऑर्डर जो है ना यहाँ पे फिर
आपने देखना होगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे इंशाल्लाह इंडक्ट इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन में अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो यही पॉइंट इसने मेंशन किया यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इट इज़ मिथाइल इज लेस देन इथाइल, उसके बाद दिस इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, दीज कार्बोकेटाइंस हैव ट्राइगोनल प्लेनर शेप। यहाँ पे बात कर रहा है ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ये किस तरह से आ रही है। तो ऑब्वियसली जो है ना, मैं जाऊँगा हाइब्रिड, मैंने हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज कार्बोकेटाइन CH3, कोई भी देखो कार्बोकेटाइन कोई भी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, ठीक है। इथाइल हो, मिथाइल हो, कोई भी हो, हर एक की शेप जो है ना सेम आ रही है, ठीक है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। तो सपोज इट इज सपोज व्हाट, मिथाइल कार्बोकेटाइन CH3 पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, सपोज मैं डायरेक्टली जाऊंगा फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, जिस तरह से मैं हमने वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखी थी ना, कहाँ पे इथेन में, इथीन में और इथाइन में, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे निकालूंगा स्टीरिक नंबर, इट इज़ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड स्टीरिक नंबर क्या होता है, स्टीरिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन द हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्टीरिक नंबर 2 आएगा इट विल बी sp2 अगर 3 आएगा इट इज़ sp2, अगर 4 आएगा इट इज़ sp3, यानी sp एक s ऑर्बिटल और p का ऑर्बिटल हो गई 2, s ऑर्बिटल 1 p के 2, p2 मतलब 2 p के ऑर्बिटल्स 2 है और s का 1 हो गई 3, और यहाँ पे sp3 p के 3 ऑर्बिटल, s का 1 हो गई 4, यानी टोटल चार टोटल में 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है। और स्टीरिक नंबर ऑल्सो किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, यानी इट हैज़ गॉट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब, आप जब भी हम चार्जड स्पीशी की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो मैंने आपको बोला है कि ये जो चार्ज होता है ना, चार्ज, आपने ये एज्यूम करना है ये सेंट्रल एटम पे होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा मान लीजिए, तो उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, जितना चार्ज होगा। अगर नेगेटिव होगा इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा, ठीक है। तो कार्बन के पास नॉर्मली देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब कार्बन के पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, यानी वो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व किए हैं, यानी उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो जब तीनों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो इस पे जो है ना कोई लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ द समेशन ऑफ द बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर क्या आएगा 0। व्हाट आर द हाउ मेनी आर देयर बॉन्ड पेयर्स, तो बॉन्ड पेयर्स टोटल में 3 है, ठीक है, देयर आर 3 बॉन्ड्स मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स। सो 3 + 0 इज 3। तो जब 3 स्टेरिक नंबर आता है ना, आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और sp2 की शेप या जियोमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। दैट्स वाई कि ये कह रहा है कि इनकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर विद द पॉजिटिवली चार्ज कैटायन बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैंने आपको ये भी बोला कि इट हैज़ गॉट sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज स्टेरिक नंबर कम्स आउट टू बी 3, ठीक है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स, Thus the shape of CH3 positive may be considered as being derived from the overlap of 3 equivalent CsP2 hybridized। ये क्या बकवास यहाँ पे बोल रहा है, इसको क्या करना है हमने, एक सेकंड आप वेट करो, एक सेकंड। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर रहा है कि ये जो शेप जो है ना, ऑब्वियसली क्या होता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं ना, वहाँ पे वो बॉन्ड्स वजूद में आते हैं, और उसी से जो है ना हम शेप्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इट सेज दैट कि द शेप ऑफ द CH3 पॉजिटिव में बी कंसिडर्ड एज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कार्बन जो है ना, कार्बन यूज़ करता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। कार्बन जो है ना, इट यूजेस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर ओवरलैप, ठीक है। तो चूंकि 3 जो है ना टोटल में बोला, मैंने आपको अभी बोला कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन इट सेज 3 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 3 मतलब स्टीरिक नंबर, शॉर्ट में याद रखो। तो इट सेज दैट कि due to the overlap of 3 equivalent sp2 hybridized orbitals with what with with 1s यहाँ पे अगर आप देखोगे with 1s ऑर्बिटल, इट इज़ 1s, ठीक है, इट इज़ 1s with 1s ऑर्बिटल ऑफ ईच 3 हाइड्रोजन एटम्स। यानी अगर आप कार्बन की बात करोगे इट इज़ C पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, ठीक है। ये वाला H अपना S ऑर्बिटल यूज़ करता है, दिस कार्बन यूजेस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी यहाँ पे जो है ना दिस कार्बन यानी इट्स sp2s ओवरलैप, sp2s, ठीक है। तो 3 यहाँ पे 3 जो कि 3 बॉन्ड्स बनते हैं ना, सो देयर आर 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ना, दे ओवरलैप किसके साथ करते हैं, दे ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑफ द 3 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। उसके बाद ईच बॉन्ड में बी रिप्रेजेंटेड एज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। याद रखना मेरी बात, क्योंकि ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, ऑल सिंगल बॉन्ड्स मैंने आपको बोला है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। और याद रखना ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, मैंने आपको वहाँ पे भी बोला होगा, आई थिंक इन हाइब्रिडाइजेशन
जब अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप होता है ना, ओवरलैप होता है अमंग द ऑर्बिटल्स, जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं ना अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, इट सेज दैट ईच बॉन्ड में बी रिप्रेजेंटेड सी एच, यानी सी एच बॉन्ड, सी एच बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे क्या राइट्स sp2 और यहाँ पे इसका s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, 1s ऑर्बिटल, ठीक है। द रिमेनिंग कार्बन, अच्छा, कार्बन ऑर्बिटल इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन एंड कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बोलोगे ये क्या यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि आपको जो है ना यहाँ पे जो है इट्स P2, पी के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जी, अब 2 इन्वॉल्व हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, अब वहाँ पे बचा ना एक, वो एक ऑर्बिटल बिल्कुल जो है ना एम्प्टी रहता है बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द 3 एटम्स, यानी ऑब्वियसली जो है ना इसकी शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर, तो एक प्लेन में लाई करेंगे, और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल होता है ना, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज 3 एटम्स, कार्बन एंड 3 हाइड्रोजन, ठीक है। और याद रखना वो ऑर्बिटल एम्प्टी होता है बिकॉज इट हैज़ नो इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज़ नो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड इट्स शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी याद रखना, और उसका रीज़न क्या है वो भी हम इंशाल्लाह आगे देख लेंगे, फिलहाल डायरेक्टली और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। और याद रखना हेटेरोटिक क्लीवेज की वजह से जो है ना कार्बोकैटायन वजूद में आता है, ठीक है। उसके बाद जो है कार्बेनियन की बात करते हैं। द हेटेरोटिक क्लीवेज कैन ऑल्सो गिव अ स्पीशी इन विच कार्बन गेट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जब कार्बन एटम जो कार्बोकैटायन बनता था वो बनता था बिकॉज वहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो कोई और एटम अपने साथ ले जाता था, ठीक है। तो उस पर कार्बन पे आती थी पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ ले जाता, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ ले जाता था, उस पर आता था नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसने जनरल ने बोला CH3Z, लेट अस सपोज कि Z इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। या इन शॉर्ट मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि दिस एरो मीन्स डायरेक्शन ऑफ एरो मीन्स शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना इट्स हेटेरोटिक क्लीवेज, एक एटम अपने दोनों, एक एटम जो है ना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ ही ले जाता है, ठीक है। तो जो साथ ले जाएगा उसके पास आएगी नेगेटिव चार्ज, जिस तरह से वहाँ पे CH3Br के केस में आता था लाइक दिस, तो बी आर पे क्या आती थी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इसी की तरफ शिफ्ट होते थे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना CH3 पे क्या चार्ज आएगा, CH3 नेगेटिव और Z पॉजिटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन Z दिस एंड दिस लीव्स विदाउट इलेक्ट्रॉन पेयर, द मीथाइल एनाइन इट इज़ व्हाट, इट इज़ मीथाइल एनाइन, इसको हम कहेंगे मीथाइल कार्बेनियन भी, ठीक है। मीथाइल कार्बेनियन या कार्बो एनाइन is formed. Such carbon species carrying negative charge on carbon atom is called carbanion. असल में कार्बेनियन की डेफिनेशन क्या होती है, कार्बेनियन की डेफिनेशन होती है इट इज़ द नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन containing 8 electrons in the outermost shell, containing 8 electrons, it is lone pair नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड्स मतलब देयर आर 3 बॉन्ड्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज, दैट इज 6 + 2 इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कार्बोकैटायन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और कार्बेनियन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना मेरी बात, कार्बन स्पीशीज कंटेनिंग द नेगेटिव चार्ज और कार्बन इज कॉल्ड कार्बेनियन, ठीक है। एक तो ये डिफिनेशन है नेगेटिव चार्ज, और दूसरा पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। कार्बोकैटायन की डेफिनेशन क्या, इट इज पॉजिटिवली चार्ज बट इट कंटेन्स ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, 6 स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। कार्बेनियन आर ऑल्सो अनस्टेबल बिकॉज ये चार्ज स्पीशी है और रिएक्टिव स्पीशी और इंटरमीडिएट बन रहा है। और मैंने कभी बोला कि जो कोई भी इंटरमीडिएट स्पीशी होता है वो हाईली रिएक्टिव और लीस्ट स्टेबल या अनस्टेबल होता है, ठीक है। वो जल्दी कोशिश करता है कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, अब यहाँ पे देखो हमने वहाँ से देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वाज व्हाट 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सी पॉजिटिव की स्टेबिलिटी क्या थी, दैट वाज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। लेकिन याद रखना कार्बेनियन जो है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपोजिट होता है, 1 डिग्री इट इज़ ग्रेटर देन 2 डिग्री दैट इज़ ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, जिस तरह से हमने बोला था कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो है ना इनकी स्टेबिलिटी जो है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और आई कैन से स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है ना इसको कम करना है, तो इसको जो है ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जो कि इसकी नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, मतलब इसको स्टेबलाइज करेगा। तो फिलहाल आप ऑर्डर याद रखो, रीजन में इंशाल्लाह हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में बोलूंगा, ठीक है। फिलहाल आप याद रखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जनरल में, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट एनसीईआरटी क्या मेंशन कर रही है, द ऑर्गेनिक रिएक्शंस विच प्रोसीड थ्रू हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज।
अब आपको पॉइंट समझ आए कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में होता क्या है। एक पॉइंट मैं बोलूँगा फिर से, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो जब क्लीव होता है ना, तो वो सारा वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम अपने साथ ले जाता है, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्जड स्पीशीज। ओके, द ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच या विच प्रोसीड थ्रू हेटेरोलिटिक क्लीवेज आर कॉल्ड आयोनिक और हेटेरोपोलर और जस्ट पोलर रिएक्शंस, ठीक है। तो उन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं आयोनिक और हेटेरोपोलर और सिंपली पोलर रिएक्शंस जो प्रोसीड होती हैं वाया हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, यानी जिनमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। अब यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज बहुत ईजी है, ठीक है, ये बहुत ईजी है। दिस डबल हेडेड एरो, फुल हेडेड और डबल हेडेड, एक होता है फुल हेडेड एरो, और डबल हेडेड एरो, और दूसरा आता है फिशुक एरो और हाफ हेडेड एरो। इसको हम कहते हैं हाफ हेडेड, इसको हम कहते हैं फुल हेडेड, इसको हम नाम देते दूसरा फिशुक एरो। इट इज़ फुल हेडेड और डबल हेडेड, इट इज़ सिंगल हेडेड और हाफ हेड और फिशुक एरो। ओके, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर इन द कोवेलेंट बॉन्ड गोज विथ ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। सिंपल सी बात है, जब भी वो बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज इट्स आर एक्स, इसने एग्जाम्पल किसकी ली है, आर एक्स की, आर एक्स इज अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सपोज इट्स आर एक्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक के पास, बिकॉज हाफ हेड एरो मैंने दिखाया, हाफ हेड और फिशुक, और एक इलेक्ट्रॉन एक के पास, तो रिजल्टिंग स्पीशीज जो है ना, वो होगी एक आर दूसरी एक्स। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इसके पास डॉट चढ़ेगा, मतलब इट बिकम्स फ्री रेडिकल, और इसके पास जो है ना एक डॉट चढ़ेगा, दैट इज बिकम्स फ्री रेडिकल, ठीक है। अगर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता, ठीक है, अगर सपोज आर एक्स के दरमियान, जो कि आर बी आर के दरमियान होता, सपोज इट्स आर बी आर, अगर यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता तो फुल हेडेड एयर, एक तो फुल हेडेड एयर होना चाहिए, उसके बाद जो स्पीशीज दैट इज आर पॉजिटिव एंड बी आर नेगेटिव, ठीक है, एंड बी आर नेगेटिव, दीज टू स्पीशीज बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज, बट दीज टू आर फॉर्म एज रेडिकल्स आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, होमोलिटिक क्लीवेज। आप देख सकते हो, इट इज अल्काइल फ्री रेडिकल, यानी आर डॉट इज अल्काइल फ्री रेडिकल। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ अभी शेयर किए। Thus, in the homolytic cleavage, the moment of single electron takes place instead of an electron pair. हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अगर आप देखोगे, मोमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की मोमेंट होती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की मोमेंट टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर एटम। लेकिन याद रखना, हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता था, मोमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन होती थी टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर एटम। अच्छा, द सिंगल इलेक्ट्रॉन मोमेंट इज शोन बाय हाफ हेडेड, यानी फिशुक एरो, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बोला, इट इज फिशुक और हाफ हेडेड एरो, सॉरी, इट इज फिशुक और हाफ हेडेड एरो, लाइक दिस, ठीक है। कर्व्ड एरो, वही ना, हेडेड कर्व्ड एरो, सच क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज। याद रखना मेरी बात, मैंने आपको अभी बोला कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ चार्जड स्पीशीज। ये रेडिकल जो है ना, ऐसा डॉट का मतलब है इलेक्ट्रॉन, बट दैट डजंट मीन कि इट इज चार्जड। याद रखना, दीज आर न्यूट्रल स्पीशीज, रेडिकल्स आर न्यूट्रल स्पीशीज। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज, डेफिनेशन भी याद रखना, विच कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। व्हाट दिस इज डॉट, मतलब दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डॉट का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। These species are called free radicals. अच्छा, like carbocation and carbanions, free radicals are also very reactive, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट्स आर हाईली रिएक्टिव एंड लीस्ट स्टेबल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है बिल्कुल रेडिकल्स तीन तरह के होते हैं, जिस तरह थे, क्या थे, कार्बोकेटाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। अल्काइल रेडिकल्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary. Alkyl radical stability increases as we proceed from primary to tertiary, यानी 3 degrees more than 2 degrees more than 1 degree. This is methyl, और ethyl is more than what, methyl, because यहाँ पे CH3 जो है इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। अच्छा, सपोज यहाँ पे मैं आपको बोलूँ, दिस इज CH3, सपोज यहाँ पे जो है ना कोई ग्रुप है, लेट इट बी X, यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 डॉट और एक्स डॉट, मुझे एक्स के साथ कुछ नहीं, मुझे इसके साथ है, इट इज़ मीथाइल फ्री रेडिकल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ न्यूट्रल कार्बन, इट इज़ नॉट चार्जड। कार्बोकैटायन देखो, मैं तीनों को लूँगा और कंपेयर भी करूँगा, ठीक है, मैं तीनों को लूँगा यहाँ पे और कंपेयर भी करूँगा, कार्बोकैटायन को भी, कार्बेनियन को भी, और किसको, और फ्री रेडिकल को। इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे वहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में, ठीक है। सपोज इट्स सी पॉजिटिव, सी नेगेटिव एंड सी डॉट, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट CH3
CH3 तो अब मुझे बोलो सपोज कार्बोकैटायन की डेफिनेशन क्या है। कार्बोकैटायन की डेफिनेशन है, इट इज़ द पॉजिटिवली चार्जड कार्बन। कार्बोनियन की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द नेगेटिवली चार्जड कार्बन। इन दोनों की डेफिनेशन क्या है, दीज आर द चार्जड स्पीशीज एंड दीज आर फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ हेटेरोलिटिक क्लीवेज। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द न्यूट्रल स्पीशी एंड इट्स फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज। दूसरा पॉइंट, दिस वाज अबाउट द चार्ज। It contains 6 electrons in the outermost shell. It contains 8 electrons in the outermost shell. It contains how many? It contains only 7 electrons. 3 bonds मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और एक डॉट यानी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2। यहाँ पे हमने नहीं देखा था एनसीईआरटी ने, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। याद रखना, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू व्हाट, याद रखना ये जो मीथाइल कार्बेनियन होता है ना, इट इज़ सिमिलर टू अमोनिया NH3, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू NH3, याद रखना मेरी बात, ठीक है। जिसकी इसकी शेप होती है ना पिरामिडल, इसकी भी होता है पिरामिडल, ठीक है। और CH3 को हम लेते हैं, इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइजर। इंशाल्लाह ये हाइब्रिडाइजेशन, ये शेप, ये सब कुछ जो है ना, हम इनको जो है ना अलग दिखेंगे कब, जब हम इनको अच्छे से पढ़ लेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लीवेज। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट है, हाँ और एक पॉइंट, ऑर्गेनिक रिएक्शंस विच प्रोसीड बाय होमोलिटिक फिशन आर कॉल्ड फ्री रेडिकल और होमोपोलर और नॉन पोलर रिएक्शंस, ठीक है। तो जो कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होगी बाय होमोलिटिक क्लीवेज दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल और होमोपोलर नॉन पोलर, उनको हम कहते थे हेटेरोपोलर व्हाट और आयोनिक और सिंपली पोलर रिएक्शंस। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड हाँ 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब यहाँ पे इथाइल क्यों ज़्यादा है, मैंने आपको वहाँ भी बोला कि इथाइल कार्बोकैटायन क्यों ज़्यादा है, ठीक है। बिकॉज इट्स यहाँ पे 7 ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्पीशी है। तो CH3 इज डोनेटिंग, ये इसको जो है ना, ये डॉट यानी इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस इसको कम कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इथाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू मीथाइल फ्री रेडिकल। और या आप उसको इस तरह से भी समझ सकते थे, जहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बोला इथाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू मिथाइल कार्बोकैटायन बिकॉज CH3 इज डोनेटिंग। ये पॉजिटिव चार्ज यानी इसकी डिफरेंसी को कम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किन की, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स की, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, आई होप कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। लेकिन पहली बात अब क्लीवेज जो है ना, क्लीवेज पे जो है ना कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है, क्लीवेज पे, सो दैट कि अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्लीवेज पे जो है ना किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंसेस। उसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करेंगे, ठीक है। सो हियर वी गो विद डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके इस क्वेश्चन को देखो, जो कि जे की सीटी में पूछा गया है, द रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज। जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है ना, तो वहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, वहाँ पे क्या प्रोडक्ट्स बनता है, ठीक है। तो होमोलिटिक क्लीवेज में जो है ना, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल्स बनते थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा डी पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो है हाँ और एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखोगे, सपोज इट इज़ हाँ यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, CH2, एक सेकेंड। ओके इस वाले क्वेश्चन को देखो, जियोमेट्री ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल मैंने को अभी बोला, इट इज़ CH3 डॉट, ठीक है। तो इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो है ना, जियोमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे बोलोगे सर ट्राइगोनल तो है ही नहीं, लेकिन प्लेनर जो है ना, इट इज़ दिस, इसका ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर, जिस तरह से मतलब बिल्कुल कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल में ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन में फ़र्क आता है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर शेप इज़ ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होता है, किसकी, कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल की। इसके बाद जो है ना और एक पॉइंट और एक क्वेश्चन, ओके इस क्वेश्चन को देखो, एमंगस्ट द गिवन कैटाइंस द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम का मतलब कार्बोकैटाइन, ठीक है। सो इट्स मिथाइल, इट्स इथाइल, इट्स आइसोप्रोपाइल, इट्स टर्शियरी ब्यूटाइल, यानी इट्स 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, ऑर्डर आपको पता होगा, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। सो मोर स्टेबल इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद और एक पॉइंट केरला पैट में पूछा गया है इन 2017, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH3 नेगेटिव इज इट इज़ मिथाइल कार्बेनाइन। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी किसी चार्जर स्पीशी में हमने हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना होता है, तो सेंट्रल एटम जो है ना, सेंट्रल एटम को आपने एज्यूम करना है कि वो चार्ज जो है ना पूरे सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। सपोज अगर नेगेटिव चार्ज मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, कार्बन के पास जो है ना नॉर्मली क्या होता है, carbon has got 4 valence electron, it has got
4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज यूनि नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। सो 4 + 1 = 5। सो कार्बन के पास टोटल है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने 3 बॉन्ड्स यहाँ पे बनाए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन इन्वॉल्वड इन द बॉन्डिंग, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, बॉन्डिंग में, यानी हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे देखना है कि लोन पेयर। आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन अगर 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, वहाँ पे जो है ना एक बचता है नॉन बॉन्डिंग पेयर, यानी जिसको हम नाम देते हैं लोन पेयर, ठीक है। सो 3 + 1 = 4, 3 + 1 = 4, स्टीरिक नंबर इज 4, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड इन द हाइब्रिडाइजेशन दैट इज 4, यानी इट इज sp3। पी के 3 ऑर्बिटल्स और एस का इट इज sp3, ठीक है। और इसकी जो है ना शेप क्या होती है, शेप क्या होती है इसकी, शेप होती है इसकी पिरामिडल, याद रखना, इट इज पिरामिड, पिरामिडल, ठीक है, PYRAMIDAL, पिरामिडल। इसको हमने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से देखा है, ठीक है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज कार्बोकेटायन, कार्बीनियन एंड क्लीवेज एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम बात करेंगे किसकी, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स की। Okay, nucleophile and electrophile. A reagent that brings an electron pair. That brings an electron pair is called nucleophile, that is nucleus seeking, and the reaction is then called nucleophilic. देखो, न्यूक्लियोफाइल जो होता है, याद रखना मेरी बात, पहले मैं आपको अपना पॉइंट बोलूँगा, यानी एनसीईआरटी का पॉइंट, लेकिन मैं बोलूँगा इसको। न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, इट इज़ द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। और इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी। याद रखना मेरी बात, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी और न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। और याद रखना मेरी बात जो है कि जो न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, न्यूक्लियोफाइल ये पॉजिटिव सेंटर जो होता है ना, पॉजिटिव सेंटर यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड को, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटर का लविंग होता है, यानी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो है ना, देखो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब यहाँ पे इसने बोला इलेक्ट्रॉन सीकिंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस सीकिंग। आपको पता है कि न्यूक्लियर इज पॉजिटिवली चार्जड, सो याद रखना मेरी बात, न्यूक्लियोफाइल इज पॉजिटिव चार्ज लविंग, मतलब जो पॉजिटिव को लव करेगा, ऑलमोस्ट न्यूक्लियस लविंग। आप इस तरह से रखो याद, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। अब चूंकि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है और इलेक्ट्रॉन लविंग भी है, तो याद रखना ये उस साइट को अटैक करता है जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट होती है। या इट सेज दैट कि इट इज़ अ रीजन दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन रिच साइट को अटैक करता है, इन शॉर्ट अब ये याद रखो। और न्यूक्लियोफाइल जो है ना, ये न्यूक्लियस लविंग होता है, ये नॉर्मली पॉजिटिव सेंटर को अटैक करता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन को भी याद रखना। और मेरे जो पॉइंट्स आपके बोले, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग एंड इट मेनली रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी या इलेक्ट्रॉन साइड को अटैक करता है। और न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग और न्यूक्लियस सीकिंग, और नॉर्मली पॉजिटिव सेंटर को अटैक करता है, पॉजिटिव सेंटर के साथ रिएक्ट करता है। तो एनसीईआरटी सेज दैट कि न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस सीकिंग एंड योर इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन सीकिंग। और दूसरा पॉइंट जो है इट इज़, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियोफाइल मैंने बोला अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इट विल ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा नॉर्मली, ठीक है। और याद रखना मेरी बात, इलेक्ट्रोफाइल चूँकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, ठीक है, इट विल टेक अवे इलेक्ट्रॉन पेयर। उसके बाद ड्यूरिंग ए पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन ए न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग ए पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन, ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग ऑर्गेनिक पोलर रिएक्शन, एक सेकेंड, ओके, during polar organic reaction a nucleophile attacks electrophilic center of the substrate which is that specific atom or part of electrophile that is electron deficient। तो obviously जो है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल कह रहा है कि it brings an electron pair, इट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी को अटैक करता है, जिस तरह से इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच साइट को अटैक करता है, जिस तरह से इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच साइट को अटैक करता है, इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट साइट के साथ रिएक्ट करता है या उसको अटैक करता है, यही कह रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होंगे, ठीक है, of the substrate which is that specific atom part of the electrophile that is electron deficient obviously। तो नॉर्मल so obviously सिंपल में आप याद रखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट्स। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक एट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच।
उसके बाद विच इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने और यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं। Thus the electrophiles receive electron pair from nucleophile. That's why कि they are called what? They take away an electron pair. अच्छा, when the two undergo bonding interaction, यानी जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है ना इट टेक्स अवे इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम व्हाट, या इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल जो है ना इट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ठीक है। अच्छा, A curved arrow notation is used to show the movement of electron pair from the nucleophile to the electrophile, ठीक है। A curved arrow notation को यूज़ किया जाता है to denote or to represent the movement of electron, ठीक है। उसके बाद some examples of, अब यहाँ देखो, एक तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनमें याद रखनी होती है एग्जांपल्स। इलेक्ट्रोफाइल कौन एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल कौन एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की। Some examples of nucleophiles are negatively charged ions with lone pair of electrons, ठीक है। with negatively charged, लेकिन lone pair of electron भी साथ होना चाहिए, ठीक है। तभी जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो दैट मीन्स वी कैन से दैट कि दे आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड दे कैन डोनेट, दे कैन मतलब रिएक्ट विथ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट्स। जब खुद रिच होंगे तभी रिएक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट्स के साथ या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स के साथ। सच एज हाइड्रोक्साइड यानी OH नेगेटिव, साइनाइड CN नेगेटिव एंड कार्बेनियन यानी कार्बेनियन जो कि हम अभी डील कर रहे थे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज वाटर RCN यानी R3N यानी 3 डिग्री अमाइन, R2NH इट इज 2 डिग्री अमाइन, कैन ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपने पॉइंट याद रखना है कि सिर्फ नेगेटिवली चार्जड स्पीशी न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर सकते, बल्कि न्यूट्रल स्पीशीज भी जो है ना, न्यूट्रल स्पीशीज भी एक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो चार्जड स्पीशीज के केस में यहाँ पे आपने एग्जांपल्स को याद रखना है। इट्स OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, R3 नेगेटिव यानी कार्बेनियन, दीज थ्री आर चार्जड न्यूक्लियोफाइल्स एंड न्यूट्रल इज व्हाट, न्यूट्रल इज वाटर, एमाइन, दिस इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। अमाइन मतलब जिनमें NH2 ग्रुप होगा। अब अगर ये न्यूक्लियोफिल किस तरह से, मतलब ये वाटर अमाइन किस तरह से, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये भी जो है ना, इनके पास लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। लोन पेयर नेगेटिव चार्ज इट इज CN, यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज OH, ऑक्सीजन के पास बहुत सारे लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे 3 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज दे विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, और न्यूक्लियोफाइल्स चार्जर भी होते हैं एंड न्यूट्रल भी। उसके बाद है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं ना नॉर्मली, एंड इलेक्ट्रॉन लॉन्ग भी होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इंक्लूड कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, CH3 पॉजिटिव। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स लाइक कार्बोनिल ग्रुप, और वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स होगा लाइक कार्बोनिल ग्रुप। चूंकि अभी हमने फंक्शनल ग्रुप्स को नहीं पढ़ा, अभी जो है ना हमने फंक्शनल ग्रुप्स को नहीं पढ़ा, लेकिन C डबल बॉन्ड जो है ना, C डबल बॉन्ड O, ये जो C डबल बॉन्ड O जो है ना, इस इट्स कॉल्ड कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। और यही से बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स डिराइव होते हैं लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड। कोई मतलब परवाह नहीं करें, इंशाल्लाह हम वहाँ पे देख लेंगे, लेकिन आप याद रखो C डबल बॉन्ड O जो है ना, इट्स कॉल्ड कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ ये कह रहा है कि ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स वो होंगे जिनमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप्स लाइक कार्बोनिल ग्रुप होगा, और अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स जो है, अल्काइल हैलाइड्स भी जो है ना एक्ट करते हैं व्हाट, अल्काइल हैलाइड्स भी एक्ट करते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। और याद रखना वो मॉलिक्यूल्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स होंगे लाइक कार्बोनिल ग्रुप, वो भी एक्ट करेंगे एज इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे ना एग्जांपल्स, और बाकी क्वेश्चंस भी देख लेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। द कार्बन एटम इन कार्बोकेटाइन हैज 6 टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये तो मैंने आपको अभी बोला, हेंस इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड कैन रिसीव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। ऑब्वियसली बात है, ये जो कार्बोकेटाइन जो है ना, इट इज़ C पॉजिटिव, और इट हैज, इसने जो है ना इसने 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं, ठीक है। तो इट्स पॉजिटिवली चार्ज विथ सिक्स सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल। 8 अगर होंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होता है, 8 से कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो 8 से ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन मतलब वहाँ पे ऑक्टेट, मतलब एक्सटेंडेड ऑक्टेट, यानी हम कहते हैं कि वहाँ पे मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है, जब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, नॉर्मली। तो फिलहाल आप उसको छोड़ो, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिच, यानी ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ। In neutral molecules such as alkyl halides, due to the polarity of the CX bond, a partial positive charge is generated on the carbon, hence the carbon atom becomes electrophile, and which is at which हाँ, यहाँ पे बोला, अभी हमने बोला ना यहाँ पे अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड किस तरह से जो है ना इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ,
जनरल में RX की। एज यू नो दैट कि हैलोजन्स आर नॉर्मली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ होगा, हैलोजन की तरफ होगा, ठीक है। हैलोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी इस पे जो है ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज किस पे, अल्काइल पे, और नेगेटिव चार्ज किस पे, हैलोजन पे, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम, हेंस कार्बन एटम बिकम्स इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एट विच न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक। सो यहाँ पे क्या है, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हैलोजेंस, कार्बन पे या अल्काइल पे होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और याद रखना ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और याद रखना इसको जो है ना न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसने दिए हैं। यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स विच द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड्स अंडरगो, अच्छा, व्हेन द फॉलोइंग कोवेलेंट बॉन्ड्स अंडरगो हेटेरोलिटिक क्लीवेज। देखो हेटियोलिटिक क्लीवेज यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, हेटियोलिटिक क्लीवेज। इन तीन स्पीशीज जो है ना A B C में हेटियोलिटिक क्लीवेज हो रहा है। तो हमने क्या दिखाना है, डायरेक्शन यूज इट कर्व डायरेक्शन शो द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, यानी हमने यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो पहला केस जो है ना इट इज CH3 और उसके साथ जुड़ा है SCH3, CH3 के साथ क्या जुड़ा है, SCH3। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ हो रही है, सल्फर की तरफ, ठीक है, सल्फर की तरफ। और जहाँ चूंकि हेटेरोलिटिक में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम या एक ही फ्रेगमेंट अपने साथ ले जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जिसकी तरफ एरो हेड होगा उसके पास जो है ना नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहाँ से दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। लेकिन यहाँ पे बनेगा कब, बिकॉज दिस इज मेटल, मेटल्स आर यूजुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कार्बन इज ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू मेटल्स, पता ही है। तो यहाँ पे जो है ना आपको मिलेगा कार्बेनियन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ना खुद ब खुद पता चलेगा कि कहाँ की तरफ, चूंकि यहाँ पे इट इज CN, चूंकि कार्बन भी है लेकिन नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पे याद नहीं रहा कहाँ की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बस आपने ज़्यादा ये देखना होता है कि कहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। उसके बाद है गिविंग जस्टिफिकेशन, ये क्या बोल रहा है, गिविंग जस्टिफिकेशन कैटेगराइज व्हाट, कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आइंस एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। हमने यहाँ पे रीज़न भी देना है कि कौन मतलब एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल और क्यों करेगा, और कौन एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल और क्यों नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले न्यूक्लियोफाइल्स की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स हमने बोला था इनके पास या तो नेगेटिव चार्ज या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और चार्जड भी हो सकते हैं। और नॉर्मली हमने बोला था इलेक्ट्रोफाइल दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, एंड दीज आर ऑल्सो वट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ऑल्सो जिन जिन मॉलिक्यूल्स में जो है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, C11O, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ HS नेगेटिव, इट इज़ सेम एज दैट ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। जिस तरह से OH नेगेटिव होता है ना, इसी तरीके से क्या होता है, सपोज SH नेगेटिव, बिल्कुल। तो OH नेगेटिव क्या करता है, एक्ट एज OH नेगेटिव एक्ट एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन। इस तरीके SH नेगेटिव विल एक्ट आल्सो एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। ओके, उसके बाद है C2H5O नेगेटिव, यानी इट इज़ लाइक दिस, C2, हाँ यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है ना इसके पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी एक्ट करेगा व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद है CH3CN, इट इज़ 3 डिग्री व्हाट, 3 डिग्री अमाइन। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद यहाँ पे इट्स NH2 नेगेटिव, नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे इसने देखा ये 4 केसेस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए ना। तो दीज स्पीशीज है व्हाट, रीजन दीज स्पीशीज है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी डोनेटेड एंड शेयर्ड विद एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज स्पीशीज विल एक्ट एज not nucleophile, and they can donate their electron, donate their electrons towards electrophile. उसके बाद हमने देखना इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे कौन है, ठीक है। तो पहले देखो Cl पॉजिटिव क्लोरीन, उसके बाद जो है इट इज़ NO2 पॉजिटिव, दैट्स ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। BF3, अब आप बोलोगे BF3 तो न्यूट्रल है। अगर आप देखोगे ना इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, BF3 इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी और इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इट इज़ CH3C पॉजिटिव, दिस इज एसाइलियम, आई थिंक, हाँ इट इज़ CH3C, हाँ एसाइलियम आइन। एसाइलियम आइन होता है क्या, उसको छोड़ो फिलहाल। अब यहाँ देखो इट इज़ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन ने बनाया मल्टीपल बॉन्ड में, तो यानी यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, ठीक है, CO। अच्छा,
रीज़न क्या है इसका? रिएक्टिव साइट्स हैव ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ, देखो तो जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यानी वो कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और याद रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी होती है ना, दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो Cl पॉजिटिव जो है ना, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, चूंकि इसके पास 7 है पॉजिटिव चार्ज, मतलब लॉस क्या है, बाहर का इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से सी, यहाँ पे इट इज़ पॉजिटिवली चार्जड कार्बन, ऑब्वियसली कार्बोकैटायन होगा, ठीक है। तो 3 बॉन्ड्स इसने बनाए हैं, 1 2 3, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। BF3 को ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इट्स NO2 यानी NO2 अगर आप देखोगे ना, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, NO2 नाइट्रोनियम आयन। तो आई थिंक नाइट्रोनियम आयन किस तरह से होगा, N डबल बॉन्ड O विथ चार्ज ऑफ पॉजिटिव, देन हाउ इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखो NO2 पॉजिटिव जो है ना, NO2 पॉजिटिव, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में, तो चलो पहले हम इसमें देखेंगे। क्योंकि कार्बन सी एन नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा किसकी तरफ होंगे, इसी की तरफ, यानी कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात याद रखना, ठीक है। इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सोल्यूशन इसने दिया है। इसी तरीके एज यू नो कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन जो है ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल चार्ज या कुछ भी। उसके बाद है CH3I, आयोडीन हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर आयोडीन की तरफ, आयोडाइड की तरफ होगा, कार्बन में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। एमंग CH3 इट इज़ दिस, यानी कार्बन पे, यानी हर एक केस में जो है ना, कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास आ रही है स्टार जो है ना, द स्टार्ड carbon atoms are electrophilic centers as they will have partial positive charge due to polarity of the bond। और पोलैरिटी किससे डेवलप होगी, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो है ना, यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो गई। एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू कार्बन। CN का नाइट्रोजन इज, यानी CN जो है ना, CN इज ऑल्सो विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू दिस C। इसी तरीके से CH3 में जो है ना, स्टार्ड कार्बन में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हो गए, लेकिन याद रखना NO2 पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल, BF3 इज इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकैटायन यानी सॉरी कार्बोकैटायन नहीं बल्कि एसिलियम आयन C पॉजिटिव अलॉन्ग विद C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, Cl पॉजिटिव, R पॉजिटिव। तो याद रखना R पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, Cl पॉजिटिव भी होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव ये भी होता है क्या, और NO2 पॉजिटिव भी क्या होता है, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। सो यहाँ तक जो है ना, हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को भी कंप्लीट किया। अब कुछ क्वेश्चंस जो है ना रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो है ना, हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। और उसी के साथ ही जो है ना, उसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे इंशाल्लाह। सो अभी हम जो है ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया था। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्जड स्पीशी एंड कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज रॉन्ग, ये एक्सेप्ट नहीं कर, ये हाँ, ये क्या बोल रहा है, बाय एक्सेप्टिंग, इट इज नॉट, इट इज इलेक्ट्रोफाइल कभी नेगेटिवली चार्जड नहीं होता है, ठीक है। इसको पहले ही रॉन्ग, ये ऑप्शन आएगा। इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल स्पीशीज एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, and can form a bond by accepting a pair of electron from the nucleophile. This statement is correct. उसके बाद electrophile can be either neutral or positively charged species and can form a bond by accepting a pair of electron from the nucleophile. This is more appropriate because it can be neutral or it can be positively charged. Electrophile is a negatively charged species and can form a bond by accepting pair of electron from the nucleophile. It is, तो यहाँ पे अगर ये बोल रहा है इलेक्ट्रोफाइल्स कैन नेवर बी नेगेटिवली चार्ज, दे कैन बी ईदर पॉजिटिवली और न्यूट्रल स्पीशीज, तो इसका ऑप्शन C आएगा, ठीक है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल, विच इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल, हाँ अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफाइल NH3 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन, हाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स, हाँ जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट्स होते हैं न्यूक्लियोफाइल उनको अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल और नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, हाँ न्यूक्लियोफाइल जो है, हाँ दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग बट व्हाट दे आर न्यूक्लियस सीकिंग। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग, न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस सीकिंग, ठीक है। सो दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग बट दे आर न्यूक्लियस सीकिंग, दिस स्टेटमेंट इज राइट। न्यूक्लियोफाइल इज अ लिविस एसिड, नहीं, इलेक्ट्रोफाइल इज एक्ट्स एज लिविस एसिड, और न्यूक्लियोफाइल नॉर्मली एक्ट करता है लिविस बेस, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज व्हाट, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। और एक क्वेश्चन,
विच इन द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक? Cl पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफिलिक, BH3 इज इलेक्ट्रोफिलिक, NO2 पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफिलिक, H3O पॉजिटिव जो है ना ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, मेरी बात याद रखना है। H3O पॉजिटिव इज एन एक्सेप्शन, ना तो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है ना न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। सो दीज आर सम क्वेश्चंस इंशाल्लाह, और कुछ क्वेश्चंस मैं लाऊंगा इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन देख लेंगे इन द एंड में। तो सिर्फ जो है ना NCERT पे रिलाई करना है और NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़।